बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने वेबसाइट एसईओ ऑडिट को स्टडी करना है। ये आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है ऑडिट से रिलेटेड। आधा तकरीबन ऑडिट हमने कल कर लिया था लास्ट लेक्चर में। उसमें हमने कंप्लीट ऑन पेज का एसईओ ऑडिट किया था, ऑन पेज एसईओ का, जिसमें हमने ये चीज़ें देखी थी कि यूआरएल का ऑडिट कैसे होता है और ये सारे पॉइंट्स हमने देखे थे वन बाय वन। फिर हमने मेटा का ऑडिट करना सीखा था, ये सारे पॉइंट। उसके बाद हमने कंटेंट का ऑडिट करना सीखा था, जो कंटेंट से रिलेटेड चीजें हैं। उसके बाद हमने इमेजेस का ऑडिट करना सीखा। यहाँ तक हमने इमेज ऑडिट तक पढ़ लिया था। और ये चारों टॉपिक बेसिकली ऑन पेज के हैं, जिसमें यूआरएल, मेटा, रिटर्न कंटेंट और इमेजेस। ठीक है, अब हमारा ऑन पेज एसईओ का ऑडिट 100% कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें अच्छा, इससे रिलेटेड जो लेक्चर था वो मैंने यहाँ अपने यूट्यूब के चैनल में भी अपलोड कर दिया है। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है लर्न टू अर्न विद जीए। ठीक है, ये मेरा फेसबुक का ग्रुप है लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट, और ये मेरा यूट्यूब का चैनल है लर्न टू अर्न विद जीए। अगर आप में से किसी ने इसे अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वैसे ज्वाइन भी कर लें, फॉलो भी कर लें, और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जितने भी नेक्स्ट लेक्चर मैं इस ग्रुप में देता रहूंगा इस चैनल पर, वो आप लोगों को मिलते रहेंगे। अभी तक देखें, एसईओ से रिलेटेड मैं 4 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, 5वां लेक्चर कल हो जाएगा। ऑडिट से रिलेटेड ये कल वाले ऑडिट का लेक्चर पड़ा हुआ है, और आज वाला ऑडिट का लेक्चर वो भी आज की क्लास के बाद अपलोड हो जाएगा। और ये फ्रीलांसर वाला लेक्चर भी हमने शुरू किया हुआ है, इसका अभी तक एक ही लेक्चर हुआ है। इंशाल्लाह कमिंग वीक में इसके 1 या 2 और लेक्चर हो जाएंगे फ्रीलांसर के ऊपर। ठीक है, तो ये सारे लेक्चर्स आपको यहीं पर मेरे ग्रुप में ही मिलेंगे, इस चैनल के ऊपर। तो इस चैनल को आप जरूर फॉलो करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी यहाँ पर। अगर किसी ने अगर पिछला लेक्चर नहीं लिया ऑन पेज ऑडिट वाला, तो वो ये वाला लेक्चर अटेंड कर सकता है। ठीक है, ये वाला एसईओ वेबसाइट एसईओ ऑडिट, हाउ टू डू पेड एसईओ ऑडिट। ठीक है, अगर इवन आप होम पेज पर जाकर सिर्फ अगर ये सर्च करें कि पेड एसईओ ऑडिट, तो भी ये वीडियो आपको टॉप पर नजर आ जाएगी, सबसे ऊपर। ठीक है, आई होप ये मेरे पास तो आ रही है, मे बी आप लोगों के पास भी ये चीज टॉप पर आ जाए, पेड एसईओ ऑडिट के ऊपर। ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं। इसी का ही सेकंड पार्ट है जो आज हम शुरू करने लगे हैं, एंड दैट इज रिलेटेड टू द टेक्निकल एसईओ। अगर पिछले लेक्चर में से इन चारों चीजों में से अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं लेक्चर शुरू करने से पहले, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट शुरू करता हूँ। उसमें मेटा का ऑडिट करना, हमने सॉरी यूआरएल का ऑडिट करना सीखा था, मेटा का ऑडिट करना सीखा था, रिटर्न कंटेंट का ऑडिट करना सीखा था, और साथ में हमने इमेज का ऑडिट करना सीखा था। तो अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें। संडे फिजिकल क्लास है? नहीं जी, संडे को फिजिकल क्लास नहीं है, ये मैंने आपको ग्रुप में बता दिया था। इस संडे सिर्फ ऑनलाइन क्लास होगी ड्यू टू मुहर्रम। ठीक हो गया, चलें जी, हम टेक्निकल ऑडिट शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है टेक्निकल ऑडिट में, वो है वेबसाइट स्ट्रक्चर के बारे में। इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर लेता हूँ साइज में, ताकि आपको विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। यस, नो इट इज बिट बेटर। ओके, सबसे पहला काम हमने वेबसाइट का स्ट्रक्चर देखना है। वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है, हम अपनी ही एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं जो हमने ओपन की थी ऑलरेडी। अब आपने ये चीज देखनी है कि अगर आप इस वेबसाइट में कोई चीज देखना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं, तो क्या आप इन मेन्यू से आपको इतनी हेल्प मिल जाएगी कि आप वहां तक उस पेज तक पहुंच जाएं। फॉर एग्जांपल, मैं एसईओ की सर्विसेज लेना चाह रहा हूं इस वेबसाइट से, तो अब आप खुद बताएं कि इसके मेन्यू क्या इतने अच्छे बने हुए हैं कि मैं एसईओ की सर्विसेज तक पहुंच जाऊं। यस, इन्होंने मेन्यू में ये देखें यहाँ पर दे रखा है सर्विसेज वाला, तो मुझे ये तो पता है कि एसईओ की सर्विस है। सर्विसेज में गया तो उसमें ड्रॉप डाउन तमाम सर्विसेज आ गई, इसमें ये एक एसईओ की सर्विसेज है। मैं इस पर क्लिक करके मैं एसईओ सर्विसेज वाले पेज पर लैंड कर जाऊंगा। ठीक है, इसमें देखिए मेन्यू भी बना हुआ है, हेडर भी है, प्रॉपर फुटर भी है। ठीक है, इसमें बाकी की चीजें भी हैं जो यानी कि नेसेसिटीज हैं। इसमें होम का पेज भी है, कॉन्टैक्ट का पेज भी है। ओके फाइन, यही चीजें चाहिए होती हैं। बस बेसिकली आपने ये चीज देखना है कि नेविगेट करना इस वेबसाइट को आसान है या नहीं, इसका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। स्ट्रक्चर में वैसे तो काफी सारी चीजें आ जाती हैं, इसमें कलर थ्योरी भी आ जाते हैं कि बेसिकली जो कलर्स आपने यूज किए हुए हैं, क्या वो ऐसा तो नहीं है कि आपने ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन यूज कर लिया हो। वो चीजें बड़ी एक ऑड होती हैं ह्यूमन आई के लिए,
या कहीं ऐसा तो नहीं है बैकग्राउंड कलर भी लाइट है और उसके ऊपर वर्डिंग भी लाइट कलर की है? क्या आपने फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर का प्रॉपर कंट्रास्ट यूज किया हुआ है या नहीं यूज किया हुआ है? ये सारी चीजें वेबसाइट स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, ये देखकर आपको आइडिया हो जाता है। मेरे नजदीक डीजी एप्स का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ब्रेड क्रम नेविगेशन देखना होता है कि जब हम कोई भी इनर पेज ओपन करें तो उसका क्या ब्रेड क्रम यहाँ पे पाथ बन रहा है पूरा या नहीं बन रहा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सर्विसेज वाले पेज में जाता हूँ, एसईओ सर्विसेज ही ओपन कर लेता हूँ, तो देखें यहाँ पे ये मुझे पूरा बता रहा है कि भाई होम पेज से सर्विसेज, सर्विसेज से फिर आगे आपने ये एसईओ सर्विसेज वाले पेज में गए, यहाँ से मुझे एग्जैक्टली पता चल रहा है। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ब्लॉग ओपन कर लेता हूँ, ये वाला ही ब्लॉग ओपन कर लेता हूँ, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। अब ये देखें यहाँ भी एक चीज बन रही है, इसने मुझे बताया होम से भाई आप अर्निंग गाइड में गए, अर्निंग गाइड के अंदर ये एक ब्लॉग पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर ब्रेड का मैं नेविगेशन है, मुझे पता चल रहा है कि मैं कहाँ से नेविगेट कर रहा हूँ, तो ठीक है, इट्स फाइन, गुड इनफ। ठीक है, बहुत सारे वेबसाइट ब्रेड कम नेविगेशन बनाते नहीं है बेसिकली। ठीक है, जैसे हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल पीयू वाली वेबसाइट में देखते हैं, पता नहीं इसमें है या नहीं, लेट्स सी। बहुत टाइम ले रही है ये ओपन होने में। फॉर एग्जांपल हम कोई भी इसमें अवेलेबल जॉब्स वाला ही ओपन करके देख लेते हैं पेज। अब देखें इसने कोई नेविगेशन नहीं दिया। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसे ओपन कर लेता हूँ, अब मैं ये चला गया स्टैटिस्टिक एनालिसिस गैजेट्स। ठीक है, अब ये, अब मुझे नहीं पता ये गजेट्स जो हैं ये कहाँ पर पड़ी होंगे। अब ये मेरे लिए इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। अब अगर मैं कहूँ कि यार ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वाला पेज ओपन कर लें तो क्या आपको समझ लग जाएगी ये किस मेन्यू में होगा? तो ये हमारे लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। तो इसके लिए फिर बेहतर था कि उसे यहाँ ब्रेड क्रम्ब नेविगेशन देता कि भाई आप होम पेज में जाएं, वहां पे एग्जामिनेशन में जाएं, एग्जामिनेशन से आप फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में जा सकते हैं। ठीक है, तो इस काम के लिए ब्रेड क्रम्ब नेविगेशन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर ये ब्रेड क्रम्ब नेविगेशन बनी हुई है तो ठीक है, अगर नहीं बनी हुई तो आप यहाँ बता सकते हैं। अब देखें डीजीएस में बनी हुई है तो ये करेक्ट है, अगर पीयू के लिए देखूंगा तो ये रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखना है एचटीएमएल वैलिडेटर, कि अगर हमने जो कोडिंग की है हमारे डेवलपर ने वो ठीक की है या नहीं की। उसके लिए ये एक टूल है validator.w3.org। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस टूल को ओपन करेंगे और इसमें सिर्फ हम अपने वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, तो उठाते हैं यहाँ पर एंटर करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब हम पीयू को भी चेक कर लेते हैं साथ में कि पीयू का क्या रिजल्ट आता है और हमारी वेबसाइट का क्या रिजल्ट आता है, दोनों को साथ साथ कंपेयर करते रहते हैं ताकि आपको पता चलता रहेगा एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर इस तरह की स्क्रीन आ जाए तो आपने इसको वेरीफाई करना। वो कहता है कंटेनिंग बोर्ड, बोर्ड से रिलेटेड कौन सी, एक ये पिक्चर है, एक ये पिक्चर है, एक ये पिक्चर है, नेक्स्ट। फिर वो कहता है फिर बोर्ड से रिलेटेड, ये भी एक बोर्ड से रिलेटेड है, ये भी बोर्ड से रिलेटेड है, नेक्स्ट। ठीक है जी, अब इसने वेरिफिकेशन हो गया, अब ये चेक कर रहा है। ठीक है जी, अब देख सकते हैं ये इसने डीजी एप्स का रिजल्ट निकाला है। अब इसके नजदीक एक एरर है मेरी वेबसाइट में, वो ये कि वो कहता है कि भाई आपने मोबाइल नंबर लिखा है उसके ऊपर आपने जो भी है इस तरह से लिख रखा है। ठीक है, आपने टेल का वो नहीं लगाया या जो भी है एचरेफ फॉर एट्रीब्यूट एचरेफ ऑन टेल इलीगल। अच्छा, वो कहता है आपने ये एचरेफ नहीं लगाया हुआ है, तो भाई ठीक है। अब मैं बेसिकली इसको लिंक नहीं किया हुआ, मैंने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ मोबाइल को कि यहाँ पर क्लिक करे और वो मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाए, टेल का मैंने वो लगाया हुआ है। ठीक है, तो इट्स फाइन, ये मैंने खुद किया हुआ है। तो ये एक ही मिस्टेक है, इसके अलावा इसके नजर में कोई और मिस्टेक नहीं है। जबकि मैं पीयू की बात करता हूँ तो ये देखें, अब ये एक, ये भी एरर है, ये भी एरर है, वार्निंग, एरर, 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 वार्निंग। अब ये देखें एक लंबी लिस्ट बना के दे दी है, 18 एरर उसने निकाल के दे दिए। इसका मतलब भाई इसमें कोई प्रॉब्लम है, जिस डेवलपर ने ये वेबसाइट बनाई है उसने प्रॉपर एचटीएमएल का यूज सही तरह से नहीं किया। तो ये चीज गूगल इस चीज को भी मेजर करता है, चेक करता है। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम कोई भी और वेबसाइट देखना चाहें, यहाँ पे हम उसका लिंक डालेंगे और चेक कर लेंगे, दैट्स इट। तो भाई डीजीएस में कोई एरर नहीं है, सिर्फ एक ही एरर है और वो भी मैंने खुद इसको टेल का बेसिकली टैग लगाया हुआ है, यानी कि टेलीफोन अगर आपका मोबाइल फोन कनेक्टेड है तो वो उसके साथ डायरेक्ट कॉल एस्टेब्लिश कर देगा। ठीक है, तो इट्स फाइन, एचटीएमएल
वैलिडेटर ठीक है डीजी एप्स के लिए, लेकिन अगर यही मैं पीयू के लिए करता तो मैं यहाँ लिखता कि एरर है और यहाँ आगे उसके नंबर ऑफ एरर्स निकालता। अब जैसे ये देखें जिसके लिए भी मैंने ये चेक किया, अब उसके मैंने 87 एरर थे उसकी वेबसाइट में, ठीक है, वो मैंने लिख दिया आगे नंबर ऑफ एरर्स डिटेल में। फिर इसी तरह CSS वैलिडेटर है, सेम इसी तरह मैं जाऊंगा यहाँ पर, मैं करूँगा CSS वैलिडेटर सर्च करूंगा और उसी w3.org का ही एक वैलिडेटर मेरे सामने आ जाएगा। इसका CSS पोर्टल का भी एक वैलिडेटर है, उसमें भी मैं इसी तरह इसको जाऊंगा कॉपी करूंगा और इसको जाकर पेस्ट करके चेक कर लूंगा, ठीक है। अब इसी तरह पीयू को भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें इसने भी यहाँ पे एक इसने ये एरर निकाल के दिए हैं वेबकिट के ना, बेसिकली हमने वेबकिट्स यूज की हुई हैं, इसने ये एरर निकाले हैं। अच्छा ये इसने CSS उठाई हुई है इसके सारे, ये भी इसने मेरी पूरी वेबसाइट के CSS निकाल के दे दिए और इसमें सिर्फ एक एरर उसे मिला है जी। अब वो एरर क्या निकाल रहा है, बैकग्राउंड द फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन शुड बी टू द राइट नॉट राइट, ठीक है। अब ये कोई एक एरर होगा CSS के अकॉर्डिंगली, ये एक मिस्टेक है और बाकी 464 वार्निंग्स हैं, एक एरर है, ओके एक एरर तो चलता है। अब यही चीज हम देखते हैं पीयू में कि इसमें कितने एरर्स हैं, ठीक है। बाकी अगर एक भी एरर है तो आप वो मेंशन कर दें कि भाई इसमें ये एक CSS का एरर है, ये आप चेक करवा लें अपने डेवलपर से कि इसमें कोई इश्यू तो नहीं है या कोई प्रॉब्लमेटिक चीज तो नहीं है। अब इसके देखें उन्होंने 10 एरर निकाल के दिए हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमने जरूर चेक करनी होती हैं। अब हम मैं क्या लिखूंगा इसमें कि CSS वैलिडेटर में कि जी रॉन्ग 1 एरर, ठीक है। भाई एक एरर है वो चेक करवा लें। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप SEO एक्सपर्ट के तौर पे बात करेंगे तो मे भी आपको ये HTML CSS वाली चीजें समझ ना आए, तो आपने बस ये चीज चेक करके आपने उन्हें बताना है कि भाई आपकी वेबसाइट का एक एरर आ रहा है, आप ये काइंडली अपने डेवलपर को कहें कि चेक कर लें, अगर ये फिक्सेबल है तो काइंडली इसको फिक्स कर दें, दैट्स इट, बस और कुछ भी नहीं करना। तो ये हमने लिख दिया 1 एरर, ठीक है। उसके बाद इनलाइन CSS का है। अच्छा इसके लिए एक टूल हम देखते हैं, इनलाइन CSS चेकर, ठीक है, या वैलिडेटर हम इसे कहते हैं, ठीक है, इनलाइन CSS चेकर, ये हम देखते हैं जी इसका। अब इसमें हम DGS और PU दोनों की वेबसाइट डाल के देखते हैं। अब यहाँ पे इसी तरह बिल्कुल ये सिंपल, आपने बस टेस्ट करते जाना और कुछ भी नहीं है, pu.edu.pk। अब बेसिकली इनलाइन CSS नहीं होनी चाहिए, CSS जो है बेसिकली 3 टाइप होते हैं, ये समझ लें 3 तरह से हम CSS लिख सकते हैं, उनमें एक टाइप होती है इनलाइन CSS, ठीक है। हम इनलाइन CSS को प्रेफर नहीं करते, ठीक है। अब वो ये कह रहा है इनलाइन स्टाइल आर एन ओल्डर, अब वो मिला है योर पेज अपीयर्स टू यूजिंग इनलाइन CSS। अब वो कहता है आपकी वेबसाइट में इनलाइन CSS हमें नजर आ रही है, ठीक है, इसमें भी नजर आ रही है इसलिए रेड क्रॉस है। अच्छा हम इसको डिटेल में जाके चेक करते हैं कि कहाँ पे यूज हुई है। अच्छा बैकग्राउंड इमेज के तौर पे उसने यूज किया है। अब ये देखें, अब ये बैकग्राउंड इमेज वो है जो हमारे लिए यानी कि इनलाइन CSS में देना मजबूरी है, ठीक है, URL के थ्रू हम वैसे भी दे सकते हैं, लेकिन अब ये देखें अब ये चीज ना हो। अब ये देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा इनलाइन CSS है, हमारी पूरी वेबसाइट में सिर्फ एक टैग यूज हुआ है जो कि बैकग्राउंड इमेज का है इनलाइन CSS में, ठीक है। लेकिन आप ये भी बता सकते हैं, यहाँ पे लिखें रॉन्ग 1 एरर, ठीक है। आप उन्हें कहें कि भाई आप अपने डेवलपर को चेक करवा लें कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये बैकग्राउंड इमेज वाला जो CSS स्टाइल है ये हम CSS के अंदर ही दे दें रेदर देन इसके कि इनलाइन दे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है, ये एक ही टैग है सिर्फ, वो 6-7 दफा रिपीट हुआ है, अगर नहीं इसका कोई सोल्यूशन तो इट्स फाइन गुड इनफ, ठीक है। ये सिर्फ डेवलपर के चेक करने वाली चीज है, नथिंग एल्स, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखना CSS फाइल्स कि भाई CSS फाइल्स कितनी है, उसका एक ही हल है, Ctrl+U करें, Ctrl+F करें, .css लिख लें। देखें यहाँ पे वो मुझे बता रहा है भाई 3 फाइल हैं, एक home.css, एक है
ऑल मीन सीएसएस। अच्छा ये दो ही सीएसएस हैं बेसिकली ना, दो सीएसएस हमने यूज की हुई हैं, तो इट्स फाइन। एक प्री लोडर के लिए हमने अलग से सीएसएस बनाई हुई है, ये बेसिकली फॉन्ट आसम के लिए यूज हुई है, ठीक है। और एक सीएसएस वो है जो हमने खुद बनाई हुई है अपने लिए, होम डॉट सीएसएस के नाम से, ये वाला, ये वो कोडिंग है जो हमने खुद की हुई है, ठीक है। तो इट्स फाइन। बेसिकली हमने ये देखना होता है कि सीएसएस फाइल जो है ना, ये मिनिमम होनी चाहिए अप टू, अच्छा एक मिनट, ये भी मैं आपको मजीद इसको, नंबर ऑफ सीएसएस फाइल्स आपको कितनी मिली, 2। यहाँ पे करेक्ट लिख दें और यहाँ पे कह दें 2, कि जी दो ही फाइल्स है। ये बेसिकली कोशिश करनी है कि दिस शुड बी अप्रोक्सीमेट, ये है कि दिस शुड बी लेस देन 3 या 4, 4 से ज्यादा ना हो, बस हमने ये कोशिश करनी होती है कि 4 तक ही रहें, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 है तो इट्स मीन ये करेक्ट है। अब हम इसी तरह पीयू में अगर देखते हैं, कंट्रोल यू करते हैं इसको भी, यहाँ कंट्रोल एफ और अगेन सीएसएस, देखें यहाँ पे 6 है, ठीक है। अब इन्होंने बूटस्ट्रैप की अलग दे रखी है, उसके बाद फॉन्ट आसम की अलग दे रखी है, फ्रेमवर्क की अलग दे रखी है, लेआउट की अलग दी हुई है, स्लाइडर की अलग दी हुई है, डेमो की अलग दी हुई है। अब ये बहुत ज्यादा उसने 6 उसने सीएसएस यूज की हुई हैं, और कुछ वेबसाइट्स तो ऐसी होती हैं जिन्होंने 20 सीएसएस की फाइलें यूज की हुई हैं, जितने भी उनके प्लगइन्स होते हैं हर एक की अलग फाइल। तो ये 6 भी प्रॉब्लमेटिक है, ये 3 या 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ सीएसएस या जितनी नंबर ऑफ जेएस फाइल्स होंगी उतनी ज्यादा रिक्वेस्ट जाएंगे सर्वर पर, तो प्रॉब्लमेटिक होती है, ठीक है। फिर हमने देखना है कि सीएसएस मिनीफाई हुई हुई है या नहीं हुई। चलें जी, ये भी मैं यहाँ से आपको खोल के बता देता हूँ। आप उनका डेमो सीएसएस ओपन करें, ये देखें ये हर लाइन में अलग कोड लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये सीएसएस फाइल इसकी मिनीफाई नहीं हुई हुई। अब इसी की जगह पे मैं अपनी खोल के दिखा देता हूँ, ये तो होम वाली, ये रही होम डॉट सी एस एस। देखें अब इसमें कोडिंग अलग फाइल में, हर लाइन में अलग कोड तो नहीं है ना, ये पूरी एक पूरी पूरी लेंथ की लाइंस लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये मिनीफाई हुई है। जो सी एस एस मिनीफाई होगी वो इस तरह से शेप में नजर आएगी, जो मिनीफाई नहीं हुई होगी वो इस तरह से नजर आएगी। तो हमें बेसिकली मिनीफाई करना था, तो डीजी एप्स के केस में ये सी एस एस मिनीफाई हुई हुई है, तो इट्स मीन ये करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं करेक्ट। अगर ये मिनीफाई नहीं हुई तो आप लिख सकते हैं नॉट मिनीफाइड, ठीक है। अच्छा ये तो अभी मैं मैनुअली करके बता रहा हूं, अभी ये हम टूल के थ्रू भी चेक करेंगे, टूल भी हमें ये चीजें बता देगा, लेकिन टूल के ऊपर हम 100% रिलाई नहीं कर सकते, समटाइम टूल गलत आंसर भी कर देता है, तो हमें मैनुअली भी चीजें चेक करनी आनी चाहिए, तो इसलिए मैं मैनुअली भी आपको चीजें चेक कर करके बता रहा हूं। फिर इसी तरह जेएस वैलिडेटर है, सेम इसी तरह हम गूगल में जाएंगे, वहां लिखेंगे जेएस वैलिडेटर ऑनलाइन, ठीक है। अब इसी तरह हम जेएस को भी वैलिडेट कर लेंगे। अच्छा ये ब्यूटीफाई टूल के थ्रू भी कर सकते हैं, W3C के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, अच्छा ये कोड डिमांड करा, हमने क्या करना है, जेएस का कोड यहाँ पे डाल के वैलिडेट कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल चले मैं आपको कोई कोड डाल के दिखाता हूँ, इसी तरह डॉट जेएस लिखेंगे तो ये जेएस की फाइलें ओपन हो जाएंगी, एक ये जेक्वेरी का बूटस्ट्रैप 2, दो जेएस की फाइलें हैं जी हमारे पास, ठीक है जी। चलें हम जेक्वेरी की फाइल ओपन करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल ए कंट्रोल सी डालते हैं जी इसके अंदर, अब ये मिनीफाई हुई हुई है, तो अब ये प्रॉब्लमेटिक होगी, हाँ क्योंकि ये मिनीफाई हुई है, मिनीफाइड वो चेक नहीं कर सकता, वैलिडेट बाय URL, किस चीज़ का HTML, ये तो HTML वगैरह का है, इसको हम छोड़ देते हैं। अच्छा एक मिनट, मैं पीयू की वेबसाइट ओपन करता हूँ, कंट्रोल यू कंट्रोल एफ डॉट जेएस। अब देखें इसने जेएस की कितनी फाइलें यूज की हुई हैं, एक दो में
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जेएस की फाइल इसने यूज की हुई है, 13। तो ये इतनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये इसकी मॉडल की जेएस की है, इसको हम देखते हैं, कंट्रोल ए, इसको कंट्रोल ई, ये भी मिनिफाइड है। बाहर चलें, ये हम ऑनलाइन टूल के थ्रू चेक कर लेते हैं, ये मैं अभी आपको बताता हूँ, इसको छोड़ दें। इसी तरह नंबर ऑफ जेएस फाइल्स आप देख लें यहाँ पे, इसी तरह डॉट जेएस लिखें और इंटर यहाँ से शुरू करते हैं। देखें अब ये जेएस जो हाईलाइट हुआ, ये कोई जेएस की फाइल तो नहीं है ना, लिंक तो नहीं अटैच हुआ ना, ग्रीन कलर का हुआ, इसका मतलब ये कमेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरी वाले ये देखें, ये एक जेएस की फाइल है, ये अटैच हुई है, देखें ब्लू कलर में। एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, सॉरी, दूसरी ये हो गई, एक ये, दूसरी ये। उसके बाद ये अगेन, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक वर्ड में आ रहा है, ये भी वर्ड में आ रहा है, यानी कि 2 जेएस की फाइलें हैं हमारे पास। तो अगेन सेम वही चीज है, इसके लिए भी वही फार्मूला है, नंबर ऑफ जेएस फाइल्स अप्रोक्सीमेटली शुड बी लेस देन 4, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगेन ये भी करेक्ट है, सॉरी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 फाइल्स हैं। लेकिन अगर पीयू के केस में होता तो ये 13 जेएस की फाइलें हैं पीयू की वेबसाइट में, यहाँ 19 शो कर रहा है, इनमें से 6 उसने वैसे ही कहीं जगह पे यूज किया जैसे ये यूज किया हुआ है, और 13 फाइलें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह ये 13 फाइल्स हैं। तो यहाँ पे आप रॉन्ग लिखते और लिखते 13, कि भाई इसने 13 जेएस की फाइलें की हुई हैं यूज। फिर मिनीफाई जेएस है या नहीं है, हमारी मिनीफाइड है, ठीक है, हमने अभी ओपन की है, वो मिनीफाइड हुई है, करेक्ट। रोबोट फाइल, अब ये रोबोट फाइल आपने चेक करनी है, आ जाएंगे। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल लिखूंगा रोबोट्स डॉट टेक्स्ट। अब यही काम हम पीयू वाली वेबसाइट में भी कर लेते हैं, /robots robots.txt। देखें यहाँ पे एक फाइल ओपन हो गई है मेरी वेबसाइट में, रोबोट की फाइल, कि भाई यूजर एजेंट स्टैटिक। अब ये रोबोट फाइल ठीक है या नहीं ठीक, ये आपको पता है ना कैसे चेक करनी है, इसके ऊपर मैंने एक पूरा डिटेल्ड लेक्चर आप लोगों को दिया हुआ है robots.txt के ऊपर, ठीक है। आप वो जाएं, सुने, और आपको पता चल जाएगा रोबोट डॉट टेक्स्ट में क्या सही है क्या गलत है। लेकिन यहाँ पे ये फाइल एग्जिस्ट करती है, अगर आपने वो रोबोट वाला लेक्चर लिया हुआ है तो आपको पता है कि ये फाइल ठीक है या गलत है, ठीक है। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा ये फाइल बिल्कुल ठीक है। ओके हो गया जी। अब यहाँ पे जाते हैं पीयू, यहाँ पे क्या हुआ है आप बताएं। देखें अब मैं पीयू की वेबसाइट में जब रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल ओपन किया तो उसने कहा जी नॉट फाउंड, मतलब ये कि इसकी रोबोट फाइल बनी ही नहीं हुई है, तो ये एरर है। समझ लग गई ये बात। अब अगर यही काम मैं फेसबुक का भी देखता हूँ, facebook.com/robots.txt, तो देखें ये रोबोट्स, उसने भी अपनी एक रोबोट फाइल बनाई हुई है, हर वेबसाइट ने अपनी रोबोट बनाई हुई है, लेकिन पीयू को रोबोट फाइल की जरूरत नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा जी हम गूगल को फॉलो ही नहीं करते जी, ठीक होगी। तो ये भाई रोबोट फाइल करेक्ट है, और ये जरूरत नहीं है लिखने की। समझ लग गई यहाँ तक। अब ये आ जाएगा कंट्रोलिंग सर्च यूआरएल्स। अब अगर मुझे रोबोट फाइल का मैंने लेक्चर लिया हुआ है तो मुझे ये दोनों चीजों का पता होगा कि सर्च यूआरएल को कैसे मैनेज करना और पेजिनेशन वाले यूआरएल को कैसे मैनेज करना है। देखें ये पेजिनेशन वाले यूआरएल भी मैनेज हो रहे हैं और सर्च वाले यूआरएल भी मैनेज हो रहे हैं, मैंने ब्लॉक किए हुए हैं। हमने ये चीज चेक करनी है क्या सर्च वाले यूआरएल ब्लॉक कर दिए गए हैं या नहीं किए, करेक्ट, ब्लॉक, कि ठीक है ब्लॉक किए हुए हैं, पेजिनेशन वाले भी करेक्ट हैं, ब्लॉक में, ठीक है। अगर अब इसकी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, तो आप लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर कोई ऐसी वेबसाइट हो जिसमें सर्च सिस्टम ही नहीं बना हुआ या पेजिनेशन है ही नहीं, तो फिर ये लाइन ही आपने रिमूव कर देनी है। समझ लग गई ये बात। चलें जी, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, उसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं।
सर क्या लैपटॉप के बगैर भी हम ये काम कर सकते हैं? मेरे भाई लैपटॉप के बगैर कुछ नहीं होता, छोड़ दें ये। अब ये कोई 100 बंदों ने ये क्वेश्चन पूछ लिया लैपटॉप के बगैर, लैपटॉप के बगैर कुछ नहीं होता। अगर टूल ही नहीं है तो आप ये काम कैसे करेंगे? लैपटॉप जरूरी है। वर्डप्रेस में भी इनलाइन सीएसएस चेक करते हैं? जी बिल्कुल, हर जगह पे चेक करते हैं। वर्डप्रेस में भी सेम ऑडिट, जी सेम ऑडिट है वर्डप्रेस में, क्योंकि अभी तक मैं सारा मैनुअली करके दिखा रहा हूँ ना। मैंने कोई बैकएंड का ऑर्डर तो नहीं कर रहा कि बैकएंड पे क्या है, फ्रंट एंड तो वही होता है ना, वो चाहे वर्डप्रेस हो बैकएंड पे, चाहे लारावेल हो या कोऑर्डिनेटर हो, कुछ भी हो, ऑर्डर यही होगा। सर ये अगेन रिपीट कर दें मिनीफाई वाला, आप इसकी रिकॉर्डिंग सुनिएगा, आपको समझ लग जाएगी। बहुत आसान पॉइंट, अगर फिर भी ना समझ लगे कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा। सर नॉन वर्डप्रेस वेबसाइट में भी report.txt की फाइल भी होस्टिंग में ही अपलोड करते हैं फाइल में? जी वेबसाइट कोई भी हो, आप report.txt की फाइल जो है वो मेन फोल्डर में अपलोड करते हैं अपने होस्टिंग में जाके। होस्टिंग में जाएंगे, वहां फाइल मैनेजर में जाएंगे, जहां वेबसाइट के फाइल्स पड़ी हुई है ना, उसी फोल्डर में जाकर report.txt के फाइल रख देते हैं। अगर .com के बाद डायरेक्ट robots.txt लिखने से फाइल ओपन हो रही है तो इसका मतलब वो सही जगह पे पड़ी है। अगर .com के बाद स्लैश डाल के ये वर्ड लिखने से फाइल ओपन नहीं हो रही तो इसका मतलब वो कहीं गलत जगह पे आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक हो गया जी, थैंक यू। चलें जी नेक्स्ट चलें। उसके बाद एक्सएमएल साइट मैप, हमने साइट मैप देखना है कि भाई इसका साइट मैप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अच्छा एक और पॉइंट यहाँ पे, अच्छा ये वैसे इतना जरूरी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि रिपोर्ट फाइल के अंदर आपका साइट मैप भी पड़ा हुआ हो, क्योंकि रिपोर्ट फाइल का जो नाम है ना यूआरएल, ये फिक्स है, ये आपने reports.txt ही रखना है, इसके अलावा कोई और नाम नहीं रख सकते। लेकिन साइट मैप के केस में एक्चुअल नाम तो जो अच्छा नाम है वो है sitemap.xml, लेकिन आप इसके अलावा कोई और नाम रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। लेकिन फिर गूगल को कैसे पता चलेगा कि भाई आपके साइट मैप का नाम क्या है? तो हम क्या करते हैं, report.txt फाइल के अंदर इसका साइट मैप का लिंक दे देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे गूगल को ये पता चल जाता है कि भाई इसका साइट मैप कौन सा है, और वो यहाँ पे जाएगा और इसे ओपन कर लेगा, और ये इस तरह से ये साइट मैप ओपन हो जाएगा वेबसाइट का। ठीक है, इसका साइट मैप बना हुआ है। अब अगर हम इसका देखना चाहें तो हम देखते हैं, साइट मैप लिख के सर्च करते हैं साइट मैप .xml, नहीं एग्जिस्ट करता, पीयू है ना, उसे जरूरत ही नहीं है एसईओ की, वो बदमाश कंपनी है। ओके ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे साइट एक्सएमएल साइट मैप करेक्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और ठीक बना हुआ है। अब अगर आपको चेक करना आता है तो आपको पता है ये फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है, प्रायोरिटी क्या चीज होती है, ये साइट मैप वाले लेक्चर में मैंने ये चीजें सारी एक्सप्लेन की हुई हैं। समझ लगी? अगर साइट मैप नहीं भी बना हुआ तो आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट करते हैं ये भी मैंने साइट मैप वाले लेक्चर में तफसील से बताया कि साइट मैप जनरेटर पे जाएं, वेबसाइट डालें, साइट मैप जनरेट हो जाएगा, और आपने साइट मैप .xml के नाम से फाइल सेव करनी है, और सेव करके अपनी वेबसाइट की डायरेक्टरी में जाके रख दें, जहां पर रोबोट की फाइल रखनी है वहीं पे ये कॉपी पेस्ट कर दें, दैट्स इट। उसके बाद इमेज साइट मैप, अब इमेज साइट मैप भी यहाँ पर हमें देना चाहिए। अब इमेज साइट मैप मैं नॉर्मली क्या करता हूं, मैं बनाता हूं स्लैश इमेजेस और आगे साइट मैप .xml, ये वाला लिंक देता हूं। अब वो लिंक नहीं बना हुआ तो इसका मतलब ये रोंग है। अब मेरे पास इमेज का साइट मैप नहीं बना हुआ, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बेसिकली बेहतर तो ये है, एक्सएमएल साइट मैप तो जरूरी है, लेकिन अगर आपकी यूनिक इमेजेस हैं, यूनिक इमेजेस हैं और आप चाहते हैं गूगल में मेरी इमेजेस भी रैंक हो जाएं, तो आप इमेज का साइट मैप भी गूगल में सबमिट करवाएं। समझ लगी ये बात? उसके बाद हमने ब्रोकन लिंक चेक करने हैं, ये हम टूल्स के थ्रू करते हैं बाकी के काम ना। उसके बाद 404 पेज डिजाइन हम चेक कर लेते हैं। ये देखें 404 का पेज का डिजाइन क्या होना चाहिए कि भाई एक चीज ध्यान में रखें कि इसके ऊपर 404 पेज दरमियान में हो, उसके ऊपर वेबसाइट का ये हेडर लगाओ जिसमें मेन्यू भी हो, और उसी के नीचे फुटर भी लगाओ, ताकि अगर वेबसाइट में कोई एरर आ जाए और मेरा
यूजर 404 पे चला जाए तो उसके पास ऑप्शन हो कि भाई वो यहाँ मेन्यू में जाके कोई भी पेज जाकर क्लिक करके ओपन कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक किया और ओपन कर लिया। लेकिन अगर 404 पेज इस तरह का होगा तो क्या होगा, क्या इसमें मेन्यू दिया हुआ है, हेडर फुटर दिया हुआ है? अब अगर कोई यूजर किसी और मेन्यू में जाना चाहे तो नहीं जा सकता, और ज्यादा चांस है कि लोग क्या कर देंगे, इसको क्विट कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये काम आपने नहीं करना, आपने 404 इस तरह का बनाना है ताकि अगर कोई मिस्टेक की वजह से आ भी जाए तो यहाँ पर भी ऑप्शंस हैं, यहाँ पे भी कोई लिंक दिए जा सकते थे, और यहाँ पे मेन्यू बना हुआ है, इसका प्रॉपर फुटर बना हुआ है कि भाई क्लिक करके कोई और पेज ओपन कर लें, ताकि यूजर मेरी वेबसाइट को क्विट करके बंद ना कर दे। ठीक है, फॉर पेज डिजाइन ओके है जी, ठीक है, करेक्ट है। फॉर रीडायरेक्ट भी हो रहा है। अब आपने ये देखना है कि अगर कोई भी चीज रोंग लिखता हूं तो वो 404 पे रीडायरेक्ट हो जाती है जी, बिल्कुल हो जाती है। तो यहाँ पे जाके लिख दें 404 रिडायरेक्शन करेक्ट, इट्स वर्किंग, ठीक हो गया, यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है। अब ये वाली चीजें हैं स्पीड टेस्ट की। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे गूगल पेज, गूगल स्पीड इनसाइट्स लिखेंगे तो उस पे गूगल की एक ये आ जाएगी वेबसाइट, पेज स्पीड डॉट वेब डॉट डेव। ये गूगल की अपनी वेबसाइट है जो मैं अक्सर लोगों को रिकमेंड करता हूं पढ़ने के लिए, वेब डॉट डेव। उसी पे ये टूल बना हुआ है पेज स्पीड डॉट वेब डॉट डेव। इस पर क्लिक करूंगा और मैं इसको ओपन कर लेता हूं। यहाँ पर जाकर मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ dgapps.com, और यहाँ पर जाकर मैं दे देता हूँ http://pu.edu.pk। देखते हैं, स्पीड टेस्ट हम करते हैं दोनों का, ठीक है, पता चल जाएगा। अब आपको ये पता है कि जो हमारी वेबसाइट है, सॉरी dgapps.com, ये अच्छी खासी लेंथी वेबसाइट है। इसमें देखें इमेजेस भी हैं, स्लाइडर भी लगा हुआ है, काफी सारे पोर्शंस भी हैं, टेक्स्ट भी हैं, फिर बैकग्राउंड में भी काफी सारे पोर्शंस हैं, यानी कि एक लेंथी पेज बना हुआ है, यानी कि काफी लेंथी है। और जबकि पीयू वाला देखते हैं, पीयू के केस में इतना लेंथी शायद ना हो, इसने स्लाइडर वगैरह तो लगाया हुआ है लेकिन ये इतना लेंथी पेज नहीं है। तो पीयू की स्पीड डीजी ऐप से ज्यादा होनी चाहिए लॉजिकली, लेकिन जब हम इसे ओपन करते हैं तो देखें डीजी एप्स की डेस्कटॉप पे क्या स्पीड आ रही है, 99 आउट ऑफ 100। इसके नजदीक, गूगल के नजदीक अगर 0 से 49 तक है तो एरर है, गलत है, ये चीज गूगल एक्सेप्ट नहीं करेगा। 50 से 89 तक है तो गूगल एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन आपको इतनी ज्यादा अच्छा नहीं है गूगल की नजर में ना, यानी कि अभी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश, आप इंप्रूव करें, गूगल ये कहता है। 90 से 100 तक गूगल कहता है गुड है। तो आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पर हमारी वेबसाइट की क्या स्पीड है, 99। अब मोबाइल के ऊपर क्या है वो भी हम देख लेते हैं, मोबाइल पे भी 99 है, मोबाइल पे भी 99 है और डेस्कटॉप पे भी 99 है आउट ऑफ 100। ये देखें ये सब कुछ ग्रीन है, ठीक है, और 99 है। अब जबकि पीयू में देखते हैं तो 81 डेस्कटॉप पे और मोबाइल पे 55। तो ये चीज आपने चेक करनी है कि भाई ये नहीं होनी चाहिए, स्पीड आपकी 90 से अबव ही होनी चाहिए। अब आपके सामने मैंने लाइव डीजीएप्स का टेस्ट करके दिखाया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं होम पेज की स्पीड डेस्कटॉप के लिए करेक्ट क्या थी, 99 आउट ऑफ 100। वैसे अगर करेक्ट है तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत होती है रॉन्ग के केस में। अब देखें जो जिस वेबसाइट का मैं ऑर्डर कर रहा था उसके लिए ये देखें ये 37 भी थी। अब मैंने इसके मुख्तलिफ पेज चेक करने हैं, होम पेज को भी चेक करूंगा, अगर ये ई कॉमर्स है तो मैं इसके कैटेगरी पेज भी चेक कर लूंगा और कोई एक प्रोडक्ट पेज भी चेक कर लूंगा, तीनों डेस्कटॉप के ऊपर और तीनों मोबाइल के ऊपर, ठीक है। अगर ये सर्विसेज साइट है तो भाई मैं इसका एक होम पेज चेक कर लूंगा, इसका कोई एक अंदर सर्विस वाला पेज ओपन करके ये भी चेक कर लूंगा। चलें जी हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो फिर सिर्फ 2 पेज ही चेक करना काफी है। देखिए हम सर्विसेज वाले पेज की क्या आती है डेस्कटॉप पे और मोबाइल पे, ये भी हम मेजर कर लेते हैं, ये भी मेजर कर रहा है। हमें होम पेज पे तो पता चल गया ना, डेस्कटॉप पे भी 99 है और मोबाइल पे भी 99 है, तो वो तो हम लिख लेते हैं डेस्कटॉप पे भी 99 और होम पेज मोबाइल पे भी 99, ठीक है। ये तो 2 हमें पता चल गई। ये हम कैटेगरी पेज तो इसमें है नहीं तो चेक नहीं करेंगे, इसमें भी कैटेगरी पेज नहीं है तो चेक नहीं करेंगे। सर्विसेज पेज हम चेक कर लेते हैं। सर्विस पेज की डेस्कटॉप पे 96 है, मोबाइल पे 88 है, मोबाइल पे इसकी डाउन है,
कोई रीजन हुई होगी, ये भी हमने अपडेट की है तो मे बी कोई प्रॉब्लम। ये देखिए एक एरर मिल गया मुझे, डेस्कटॉप पे ये 96 है। ओके जी, चलें जी हम इसको भी लिखते हैं। डेस्कटॉप पे दिस इज सर्विस पेज 96, ठीक है। और ये मोबाइल पे कितनी थी, 88। ओके जी, ये भी हम लिख लेते हैं मोबाइल पे। अब देखें जो पहले मैंने चेक की थी उसकी 38 थी, हमारी फिर भी 8, चलो 88 है। अब जब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पे इसको हम कर देंगे करेक्ट, ये भी करेक्ट, और ये क्या है, रॉन्ग। समझ लगी। अब हमने उसे बता दिया भाई ये आपकी स्पीड डाउन है थोड़ी सी, इसको इम्प्रूव करवाएं। अब ये आपने सिर्फ हाईलाइट करना है, ये स्पीड को ऑप्टिमाइज करना आपका काम नहीं है, क्योंकि आप टेक्निकली इतने एक्सपर्ट नहीं होंगे। उसके बाद हमने इसका लाइट हाउस टेस्ट करना है। हम जाएं होम पेज का लाइट हाउस टेस्ट कर लेते हैं। चलें जी हम गूगल कर लेते हैं, गूगल पे लिखते हैं लाइट हाउस टेस्ट, ठीक है। वैसे तो ब्राउजर में भी कर सकते हैं, गूगल में भी जाके कर सकते हैं। वेब पेज टेस्ट, इसका web.dev पे भी एक टेस्ट होता है मेजर करने का, ठीक है। ये थर्ड पार्टी लग रही है, थर्ड पार्टी पे हम रिलाई नहीं करना चाहिए। चलें हम थर्ड पार्टी में भी करके देखते हैं। वैसे थर्ड पार्टी इतना रिलायबल नहीं होती, बट लेट्स सी। अच्छा टेस्ट लोकेशन हमारे लिए इंडिया चूज कर लें, क्योंकि पाकिस्तान का क्लाइंट है तो उसके नज़दीक इंडिया लगता है। यहाँ पर जाकर हम ये अपना सॉरी लिंक देकर रन आउट करते हैं। चलेंगे अब ये टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये लाइट हाउस एक टेस्ट होता है, ये मैंने अपने वीडियो लेक्चर में पढ़ा रखा है लाइट हाउस क्या चीज है। उसमें बेसिकली ये 4 तरह के नॉर्मली टेस्ट होते हैं, एक परफॉर्मेंस टेस्ट, एक एक्सेसिबिलिटी टेस्ट, एक बेस्ट प्रैक्टिसेस टेस्ट, एक एसईओ का टेस्ट, ठीक है। अब ये पिछले वेबसाइट्स की रिपोर्ट मैंने लिखी हुई है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी वेबसाइट की क्या रिपोर्ट आती है। ये लें जी, परफॉर्मेंस क्या है 96, 95, 92, एसईओ 100/100, यानी कि हमारी वेबसाइट के चारों टेस्ट पास हो गए हैं जी, चारों ग्रीन में है, 90+ है। क्लियर होगी ये चीज। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसने परफॉर्मेंस को 60 कहा है, क्योंकि मैंने इंडिया सेलेक्ट किया है तो शायद उसकी वजह से, अब मुझे नहीं पता, ये थर्ड पार्टी है, हम इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। ये चीज आपने web.dev पे जाके इसको चेक करना है, ठीक है। अब यहीं पे आप देखें, अगर पीयू वाली वेबसाइट देखते हैं, ठीक है, इसको हम स्विच यूआरएल करते हैं। आपने क्या करना है, ये आपने लिख देना 96, 95, 92। चलें जी हम ये पहले लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 96, यहाँ पे 95, यहाँ पे 92, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 100/100। तो ये क्या है, ये सारे के सारे टेस्ट करेक्ट है, ठीक है। समझ लगी। अब हम अगर यहीं पे टेस्ट करते हैं पीयू का, तो देखते हैं उसका क्या आता है, वो भी आपको पता चल जाएगा। वो भी आपने इसी तरह बस मेजर करना है, वैल्यू देखनी है, वहां पे इंटर कर देना और बता देना कि भाई आपकी जो लाइट हाउस टेस्ट है गूगल का, वो क्या कह रहा है। और ये गूगल का अपना टेस्ट है, गूगल लाइट हाउस इसे कहते हैं, ठीक है। ये web.dev जो है, ये देखें ये पावर्ड बाय गूगल डेवलपर है, ये गूगल की अपनी वेबसाइट है web.dev, ठीक है। तो ये फुली रिलायबल है, आप इस वेबसाइट के ऊपर फुली रिलाई कर सकते हैं। हम देख सकते हैं पीयू में कोई एक टेस्ट भी उसका पास नहीं हुआ, ठीक है। तो आप इनके वैल्यूज लिखें और साथ में लिख दें कि भाई दिस इज रॉन्ग। समझ लग गई। तो ये चीज भी आपको चेक करने आ गई। यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन। साइट मैप कैसे बनता है, ये आप साइट मैप वाली जाके वीडियो देखें, उसमें मैंने ये चीज एक्सप्लेन की हुई है कि साइट मैप कैसे बनता है। ये स्पीड 100/100 भी होती है जी, सम टाइम 100/100 भी हो जाती है, अगर आपका सर्वर भी अच्छा हो साथ में, ठीक है। अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मे बी हम इसको ऑनलाइन tools.info देखते हैं। HTTP, मुझे नहीं पता ये हमने ऑप्टिमाइज कर ली थी या नहीं, लेकिन देखते हैं आइडिया लेने के लिए। इसकी मेरे ख्याल में डेस्कटॉप पे शायद 100 थी आउट ऑफ 100, बट लेट्स सी।
अच्छा ओके, तो ये 92, वैसे 100/100 भी पॉसिबल है। 98, ये भी 98 तक गई है। 100 आउट ऑफ 100 पॉसिबल है, लेकिन बहुत कम केसेस में होता है। लेकिन अगर 98, 99, 100 है तो गुड इनफ, बेस्ट है। ठीक हो गया जी, यहाँ पे कोई इश्यू तो नहीं है। फिर प्रॉपर यूज ऑफ कैशे, ये भी हम देखते हैं। ये वही चीज है जो मैंने आप, अच्छा नहीं, इसको मैं बाद में बताता हूँ। फिर होम पेज स्कीमा के, स्कीमा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, हम जाएंगे होम पेज पे। उसी तरह कंट्रोल यू करेंगे, सोर्स कोड में चले जाएंगे, कंट्रोल एफ, यहाँ पे जाके स्कीमा का वर्ड सर्च कर लेंगे। ये लें, ये हमें मिल गया, ये स्कीमा यूज हुआ हुआ है। ठीक है, तो भाई इसका स्कीमा यूज हुआ हुआ है, ठीक है, ओके फाइन। अगर स्कीमा नहीं यूज किया हुआ तो आप यहाँ लिख सकते हैं। अब स्कीमा वैलिडेटर भी होता है, तो आप इसे वैलिडेट भी कर सकते हैं। आप स्कीमा लगा हुआ है, इसको यहाँ से, ये स्क्रिप्ट से लेके यहाँ तक, सॉरी, ये स्क्रिप्ट से लेके इस स्क्रिप्ट तक कॉपी करें, कॉपी, और उसी तरह जाएं गूगल पे, यहाँ लिखें स्कीमा वैलिडेटर। ठीक है, वहां जाके, ये स्कीमा की भी अपनी वेबसाइट है, गूगल की अपनी भी है, दोनों वेबसाइट्स हैं, जहां से मर्जी जाके कर लें। अच्छा, अगर आप कोड कॉपी कर सकते हैं, कोड कॉपी कर लें। मैंने कोड कॉपी कर लिया। अगर कोड कॉपी नहीं करना चाहते तो इसका एक डायरेक्ट मेथड भी है, मैनुअली भी चेक करने की जरूरत नहीं है। लिंक कॉपी करें और यहाँ पर जाकर ये देखें, इसने चेक कर लिया, कोई एरर नहीं है। हम दोबारा इसको जाते हैं वापस, यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं इसको। अब ये देखें, कोड की बजाय आप यहाँ करें फेच यूआरएल, और यहाँ पे यूआरएल एंटर करें, रन टेस्ट। अब ये खुद ही कोड में से, आपके यूआरएल में से कोड निकाल के ये बता देगा। ये देखें जी, वो कहते हैं जी आपने स्कीमा यूज किया हुआ है और उसमें कोई एरर नहीं है। और यही काम आप गूगल की वेबसाइट पे भी जाके कर सकते हैं। आप यहाँ पे, यहाँ जाएं, रिस्क रिजल्ट टेस्ट पे जाएं, यहाँ पे ये देखें, कोड भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यूआरएल भी दे सकते हैं। यूआरएल लिख के इंटर करें, और ये आपको ये भी बता देगा कि आपने कौन सा स्कीमा यूज किया हुआ है, और उसमें कोई एरर या कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्या सब कुछ ठीक है या नहीं, ये भी बता देगा। ठीक हो गया, ये देखें, ये इसने बता दिया कि भाई आपने क्रॉलर का स्कीमा लगाया हुआ है, और ये वैलिड है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई एरर नहीं है। ठीक है, साइक्लिंग सर्च का स्कीमा उसने डिटेक्ट किया। ठीक है, ये वाला स्कीमा लगा हुआ है, साइक्लिंग सर्च बॉक्स का। ये चीज समझ लग गई है कि ये हमें ये भी बता देता है कि भाई इससे कौन सा स्ट्रक्चर डाटा मिला है और उसमें कोई एरर है या नहीं है। ओके हो गया, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी पता चल जाएगा, आपको ये कोड भी देखने की जरूरत नहीं है। ये मैं साथ साथ आपको मैनुअल मेथड इसलिए बता रहा हूँ कि समटाइम अगर टूल से आपको ना समझ लग रही हो या कोई और इशू आ जाए, तो आप मैनुअली जाके भी चेक कर सकते हैं। ये करेक्ट है, ओके हो गया जी। इसी तरह फिर कैटेगरी पेज का स्कीमा देख लें, इसी तरह प्रोडक्ट पेज का स्कीमा देख लें। ठीक है, अब जैसे ये स्कीमा मैंने देखा, उसमें एरर आ रहा था, जिस क्लाइंट का उसने स्कीमा लगाया हुआ था, बट देयर वाज एन एरर। ठीक है, इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं जॉब स्कीमा की, जॉब का पेज बनाया हुआ, मैं देखता हूँ इसने ये स्कीमा यूज किया हुआ है या नहीं किया हुआ, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके गूगल में दोबारा लिंक डाल के टेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें, अब ये टेस्ट कर रहा है। अब ये मुझे बता देगा कि भाई इसने स्कीमा यूज किया है, नहीं किया, अगर किया है तो कौन सा किया है, अगर जो भी किया उसमें कोई एरर है या नहीं है। देखें जी, डिटेक्टेड, उसने कहा जी जॉब पेज का स्कीम है और उसमें कोई एरर नहीं है, और ये सारी की सारी ओके है जो उसके लिए। ठीक हो गया, अगर कोई इश्यू होता तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाता। तो भाई ये भी ठीक है, करेक्ट है, ओके, यूज भी हुआ है और ठीक भी है, वैलिडेट भी हो गया। क्लियर हो गया। अब मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट हमने करना है, ये सिंपल चेक करते जाना, कुछ भी नहीं है। ये जो एसईओ ऑडिट होता है ना, बहुत आसान होता है, बहुत आसान। हमने तो सिर्फ वैलिडेट करनी है चीजों को, देखना है कि जो काम इसने किया हुआ है डेवलपर ने, वो ठीक किया है या नहीं किया। यहाँ पे जाके ये गूगल का अपना ही एक टेस्ट है, उसमें डाल के हम अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दें और रन टेस्ट कर दें। ये लें जी। अब ये अभी मेरी पूरी वेबसाइट का मुझे टेस्ट करके अभी ये बता रहा है कि ये मेरी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या
नहीं है। ये भी टेस्ट कर रहा है जी। ये सारे गूगल के अपने टूल हैं, ये देखें search.google.com, ये गूगल ने अपने टूल बनाए हुए हैं, आपने जाना है उनके ऊपर टेस्ट करते जाना है और बताते जाना है। हम अभी कोई थर्ड पार्टी टूल नहीं यूज कर रहे। ये देखें जी, इसके नजदीक क्या है, पेज इज मोबाइल फ्रेंडली, कि भाई पेज ठीक है, गुड है, मोबाइल फ्रेंडली है। और ये लास्ट टाइम उसने 6 अगस्त को रीड भी किया गूगल ने सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं मिला उससे उसमें। अब यहीं पे हम पीयू का देखते हैं कि ये पीयू जो है ये मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं। इसमें यूआरएल पता नहीं अपडेट किया है या नहीं किया। चले मैं इतना मीनवाइल एक और कर देता हूँ, http://pu.edu.pk। ये टेस्ट कर रहा है जी पीयू की वेबसाइट को, क्या वो भी मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं। क्योंकि हमारी तो मोबाइल फ्रेंडली है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं करेक्ट। ठीक है। इसी तरह रिस्पॉन्सिव टेस्ट भी आप मैनुअली भी रिस्पॉन्सिव टेस्ट कैसे कर सकते हैं, वो कैसे, वो भी मैं करके दिखाता हूँ जी। ये देखिए, ये इसका रिजल्ट आ जाए, उसके बाद मैं मैनुअल टेस्टिंग भी इसकी रिस्पॉन्सिवनेस की भी करके दिखाता हूँ कि क्या आपकी वेबसाइट तमाम डिवाइसेस के लिए, तमाम रेजोल्यूशंस के लिए ठीक वर्किंग करती है या नहीं करती। ठीक है, ये भी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है जी, उनकी वीडियो की वेबसाइट भी मोबाइल फ्रेंडली है। चलेंगे रेस्पॉन्सिव के लिए वीडियो को भी ओपन करते हैं। रिस्पॉन्सिव चेक करने के लिए ना हम राइट क्लिक करेंगे, कहीं भी राइट क्लिक कर लें और इंस्पेक्ट में चले जाएं। ये देखें, यहाँ ये आपको इस तरह एक छोटा सा ड्रॉप डाउन नजर आ जाएगा। मैंने रिस्पॉन्सिव पे टिक किया हुआ है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर मोबाइल डिवाइस के ऊपर चेक करना चाहता हूँ, जैसे मैं ये देखना चाहता हूँ कि आईफोन 12 प्रो मैक्स में कैसी नजर आएगी, मैं इस पर सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे से कर दूंगा 50% के बजाय 100%। ये मोबाइल में इस तरह से नजर आ रही है। अब कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, लेकिन डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक नहीं है। ये देखें, इमेजेस सारी एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे अलाइन कर रखी हैं। ये देखें कितनी वाइड स्पेस और छोटी सी इमेज करके उसने डाली हुई है। ये डिजाइन से ही नहीं बना हुआ। ठीक है, तो ये देखें अब ये कितना बुरा लग रहा है कि एक साइड पे डाली हुई है। अब इसी तरह हम रिस्पॉन्सिवनेस भी इसकी चेक कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यहाँ पर हम किस तरह छोटा करके देखते जाएंगे और देखते जाएंगे कि इसकी मेन्यू में कोई फर्क तो नहीं पड़ता। अब यहाँ पे आके देखें, ये अजीब होना शुरू हो गया इसका डिजाइन। ठीक है, और ये देखें यहाँ कट रही है इसका ना, ये चीजें कटना शुरू हो गई हैं। ये तब यही चीज अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखें, इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं, इसको रिस्पॉन्सिव करके इसको पहले मैं मोबाइल के लिए कोई भी जैसे प्रो मैक्स के ऊपर ही देखना चाहते हैं, इसको 100% कर दें। अब ये देखें, ये वेबसाइट नजर आ रही है मेरी। ठीक है, डीजी एप्स वाले। अब ये देख सकते हैं इसमें हर चीज हमने सेंटर करके इसको एक प्रॉपर तरीके से सेट किया हुआ है। ठीक है, जो चीजें मुझे लगता था नेसेसिटी वो रख ली, बाकी जो चीजें एक्स्ट्रा थी वो हमने वैसे ही रिमूव कर दी, जैसे स्लाइडर वगैरह। अब देखें, इसको रिस्पॉन्सिवनेस भी आप चेक कर सकते हैं। अब ये चीज नॉर्मल नजर आ रही है। अब ये देखते हैं कि अगर हम इसको छोटा करते जाएं, इसका मेन्यू तो नहीं कहीं कट रहा, नीचे कोई चीजें तो नहीं कट रही। अब जैसे ये देखें, यहाँ पे एक तस्वीर थी, लेकिन वो हमने जैसे साइज छोटा होता गया, वो तस्वीर को हमने हाइड करवा दिया ताकि डिजाइन ना खराब हो। चीजें हम कम ज्यादा कर रहे हैं ताकि डिजाइन खराब ना हो, यही चीज रिस्पॉन्सिवनेस है। अब ये देखें, ये जैसे हुआ, हमने मेन्यू का साइज छोटा करके अब ये यहाँ तक हमने मैनेज किया, उसके बाद हमने इसको ड्रॉप डाउन में ले गया। ठीक है, अब ये देखें यहाँ तक स्लाइडर नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक रेजोल्यूशन ऐसी आती है, उस पर स्लाइडर हमने रिमूव कर दिया। जब डिवाइसेस मजीद छोटी हो गई हैं, अब स्लाइडर नजर आना बंद हो जाए, अब डायरेक्ट ये चीज आए। ठीक है, इससे मजीद हम छोटा जाएंगे तो फिर हमें इस तरह से ये वेबसाइट नजर आना शुरू हो जाएगी, यानी कि हमने एक प्रॉपर मैनेज किया।
ड्रॉप डाउन फिर इस तरह से ओपन क्लोज होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक है। तो आप इसको मैनुअली भी चेक कर सकते हैं, तो ये करेक्ट है। ठीक होगी ये चीज, समझ लग गई? इसमें कोई चीज मुश्किल तो नहीं है, बड़ी इजीली आप चीजें चेक कर सकते हैं। फिर इसी तरह AMP वर्जन एग्जिस्ट करता है नहीं करता, उसका एक ही आसान तरीका ये है कि जब हम गूगल स्पीड इनसाइट टेस्ट कर रहे होते हैं ना, वहीं से हमें पता चल जाता है कि इसका AMP वर्जन है या नहीं। चलें, मैं दो वेबसाइट्स आपको लाइव टेस्ट करके दिखाता हूँ जी। दोनों के ब्लॉग ओपन कर लेता हूँ। एक ये दूसरी कौन सी वेबसाइट थी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, शायद SMSCO थी। चलें हम देखते हैं जी, दोनों को देखते हैं। इसका मैं फॉर एग्जांपल ये वाला आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ, ये भी डालते हैं इसमें, एनालाइज करते हैं, और इस दूसरी वेबसाइट का भी एक आर्टिकल उठाते हैं, कॉपी करते हैं, और इसको भी इसमें डाल के एनालाइज करते हैं। अब ये स्पीड टेस्ट हो रही है दोनों की, तो दोनों को चेक करते हैं। अब हमने स्पीड भी टेस्ट हो जाएगी और साथ में ये भी टेस्ट हो जाएगा कि इसका AMP वर्जन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ये देखें, अभी थोड़ी देर पहले कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कि 100/100 स्पीड हो सकती है या नहीं। ये देखें, अब ये जो मेरा आर्टिकल वाला पेज है डेस्कटॉप पे, 100/100 स्पीड है इसकी, डीजी ऐप्स की। मोबाइल के ऊपर उसकी, मोबाइल पे भी 100/100 है, क्योंकि प्रॉपरली ऑप्टिमाइज हुआ हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं जी इसकी, देखें ये वाले आर्टिकल की 99 है डेस्कटॉप पे, मोबाइल के ऊपर 91 है, लेकिन ये एक मैसेज आ गया। यस, यही मैसेज मैं आपको शो करवाना चाहता था, दिखाना चाहता था। ये भी मैं आपको गाइड करता हूं। देखें, जब इस पे मोबाइल पे क्लिक करता हूं तो यहाँ कोई मैसेज नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट ये मुझे डाटा शो कर रहा है। यहाँ पर जब मोबाइल पे क्लिक करता हूं तो वो कहता है शोइंग रिजल्ट ऑफ दिस पेज। वो कहता है भाई मैं इस पेज का रिजल्ट नहीं शो कर रहा आपको, मैं इस पेज का रिजल्ट शो कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि भाई हमने इसका AMP वर्जन बनाया हुआ है, इसलिए ये देखें यहाँ पे एक AMP का आपको लिखा हुआ नजर भी आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि इसका AMP वर्जन एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस पे नहीं लिखा हो तो इसका मतलब इसका AMP वर्जन एग्जिस्ट नहीं करता। तो भाई डीजीआईएस का तो AMP वर्जन एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे आप ये जाके लिखेंगे AMP वर्जन में रॉन्ग, डज नॉट एग्जिस्ट, वैलिडेटर भी रॉन्ग, डज नॉट एग्जिस्ट के वैलिडेटर, फिर वैलिडेट तो कर ही नहीं सकते ना जब ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, अगर आपने वैलिडेट करना हो तो आप उसी तरह करेंगे AMP वैलिडेटर। ठीक है, आप इस पे जाएंगे, आप अपनी वेबसाइट का लिंक डालें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करता हूँ, पहले यहाँ पे लिंक डाला, रन टेस्ट करता हूँ, फिर एक और ओपन कर लेता हूँ AMP वैलिडेटर, उसमें अब ये वाले आर्टिकल का लिंक डालता हूँ ताकि दोनों को मैं वैलिडेट करके दिखा दूँ। जब ये चीज, ये देखें, अब ये भी AMP वैलिडेट कर रहा है, ये भी गूगल का अपना टेस्ट है। ये देखें search.google.com, AMP टेस्ट के नाम से। ठीक है, अब ये दोनों वेबसाइट्स को टेस्ट कर रहा है, देखते हैं ये क्या रिजल्ट निकाल के देता है गूगल अबाउट आवर वेबसाइट। अब देखें डीजी ऐप्स के बारे में ये क्या कहता है, नॉट एन AMP पेज, कि भाई AMP एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर आप मैनुअली नहीं भी चेक करना चाहते तो आप ये टूल के थ्रू भी कर सकते हैं। फिर जब यहाँ पे आते हैं तो वो देखें, वो कहते हैं AMP एग्जिस्ट भी करता है और वैलिड भी है। ठीक है, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं है, और ये उसने AMP का वर्जन भी निकाल के दे दिया। बोथ वर्जन क्रॉल्ड सक्सेसफुली, वो कहता है भाई दोनों वर्जन इसके सक्सेसफुली चल रहे हैं, AMP वर्जन भी और नॉर्मल भी। तो भाई ये SMSCO के केस में तो ठीक है, लेकिन DG ऐप्स के केस में ये चीज ठीक नहीं है। समझ लग गई? अब AMP क्या चीज है, इसके ऊपर मेरा एक अलग से लेक्चर है, वो जाएं और सुने AMP क्या है, क्यों है, कैसे है। इसी तरह फिर हम आई फ्रेम की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, कि मेरी वेबसाइट में कोई आई फ्रेम तो नहीं है, उसका भी एक सिंपल सा हल होता है, कंट्रोल यू करो मैनुअली चेक करने के लिए। देखते हैं इसमें कोई आई फ्रेम लगा हुआ है या नहीं, फिर हम देखते हैं। इसमें नहीं लगा हुआ, चलें कंट्रोल यू, कंट्रोल F, आई फ्रेम नहीं लगा हुआ जी। हम देखते हैं PU की वेबसाइट में कोई लगा हुआ है या नहीं। PU देखते हैं इन्होंने यूज किया है या नहीं। इसी तरह कंट्रोल F, आई फ्रेम इन्होंने भी यूज नहीं किया,
अच्छा एक मिनट, मैं ना आपको कोई वेबसाइट दिखाता हूँ जिसने आई फ्रेम यूज किया हो। मेरे ख्याल में मेरी इस वेबसाइट में यूज हुआ है। वैसे आई फ्रेम वैलिडेटर भी ऑनलाइन टूल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जिससे ये चीज चेक करता है कि इसमें आई फ्रेम का कोई कंपोनेंट एग्जिस्ट तो नहीं करता। अब इसको चेक करना है। अच्छा नहीं, ये तो और चीज आ गई, आई फ्रेम टेस्टर। अच्छा एक मिनट, ब्लॉग में जाते हैं। यहाँ पे एक ब्लॉग था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ब्लॉकचेन का था या ब्लॉकचेन का था मेरे ख्याल में। देखता हूँ, मैंने कहीं ना वीडियोस लगाई हुई थी आई फ्रेम में एम्बेड की हुई थी। मैं वो देखना चाहता हूँ, इसमें तो नहीं लगी हुई, या पता नहीं वो किस वेबसाइट में लगाई थी, मुझे ये भी नहीं याद। अच्छा यहाँ बेसिकली हम, मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ, engineerabbas.com। ये ढूंढ के बता देगा कि है या नहीं। अच्छा नहीं 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 नहीं, ये तो और चीज़ है, ये तो रेंडर कर रहा है मेरे आई फ्रेम को। नहीं ये चीज़ नहीं है। इसमें भी नहीं है। अ, तो चलें, बहरहाल कंट्रोल यू करके आप आई फ्रेम को सर्च कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको फॉर एग्जांपल कंट्रोल यू करता हूँ, कंट्रोल एफ, आई फ्रेम लिखता हूँ। अच्छा एक मिनट एक मिनट, देखते हैं आई फ्रेम आई फ्रेम आई फ्रेम, नहीं यूज हुआ हुआ। ठीक है, ये एलिमेंट दिया है। चलें ये आगे एक टूल भी आएगा इसका, मैं टूल में भी इसको आपको बता दूंगा, इसको छोड़ दें आप फिलहाल। अभी टूल आएगा ना तो उसमें भी मैं आपको बता दूंगा। फ्लैश तो नहीं है वेबसाइट में, ये देखकर आइडिया हो जाता है कि नहीं है। ये नॉर्मली आज के दौर में शायद ही कोई एक आधी वेबसाइट बची होगी जो फ्लैश यूज करती होगी, ठीक है। नॉर्मली ये नहीं यूज करते हैं, ठीक है। फेविकॉन लगा हुआ है या नहीं, जैसे ये फेविकॉन लगा हुआ है, ये डीजी एप्स का भी लगा हुआ है, इसका भी लगा हुआ है, पीयू का भी लगा हुआ है। तो ये लगा हुआ है तो ये करेक्ट अवेलेबल है। जी जिप कंप्रेशन एनेबल है या नहीं ये भी हम देखते हैं। इसके लिए अभी हम टूल भी यूज करते हैं। अच्छा इस ना, मैं कोई भी ऐसे रैंडमली मैं लिखता हूँ ऑनलाइन एसईओ ऑडिट, चलें ऐसे कोई भी रैंडमली खोल लेता हूँ, एसईओ अपटाइमर खोल लेता हूँ, ठीक है, ये एसईओ साइट चेकअप। इन दोनों पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का लिंक देता हूँ। अब देखिएगा ये कितनी सारी चीजें मुझे निकाल कर दे देंगे जो मुझे मैनुअली चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने मैनुअली भी आपको चेक करके दिखा दिया और यहाँ भी देख लेते हैं। ये चेक कर रहा है जी, बहुत सारे पॉइंट हमारे ये वैसे ही इसने चेक करके बता देने हैं। ये भी अभी चेक कर रहा है, कर लेने दें चेक। ठीक है, आप इन्हीं दो टूल्स का सहारा ले लें, एसईओ, एसईओ टाइमर, एसईओ पी टाइमर, पता नहीं क्या लिखा हुआ ये, और एक ये है एसईओ साइट चेकअप डॉट कॉम। ठीक है चलें जी, इसका कंप्लीट हो गया। हम देखते हैं जी इसने क्या क्या एरर निकाले हैं। अब ये देखें जी, वो कहता है वेब पेज इज, ओ भाई तू चला जा, तेरी जरूरत नहीं है हमें, है? ये तो जबरदस्ती कर रहा है भाई, कहाँ से खत्म होगा। चलें इस, यहाँ से फिलहाल हम देख लेते हैं। देखें जी ये हमें बता रहा है कि जी ऑन पेज एसईओ का उसने ऑडिट निकाल के दिया, टाइटल वगैरह वो कहता है जी ठीक है, ओके ओके ओके। एच रेफ लैंग उसने कहा जी ओके, लैंग्वेज हेडर ओके, ये उसने। अच्छा ये अभी मैंने आपको मैनुअली चेक करना बताई थी ना, ये देखें आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। वो बता रहा है कि भाई आपने H1 एक ही यूज किया और ये वर्ड है। फिर H2 से H6 तक वो बता रहा है H2 आपने 16 दफा यूज किया, H3 12 दफा यूज किया, आगे यूज नहीं किया हुआ, ठीक है। H4 0, H5 9,
इट्स ओके फाइन। मैंने आपको कहा था H1 H2 H3 ये 3 चेक कर लेना। H1 एक ही होना चाहिए, H2 H3 मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी देख के आपको अंदाजा हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ कंटेंट। अब ये कह रहा है जी आपने कंटेंट कम यूज किया हुआ है। भाई बड़ा, जितना कंटेंट हमने यूज किया हुआ है ये भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, हमारी वेबसाइट के अकॉर्डिंगली। ओके, इमेज का आल टैग उसको कहता है सबके दिए हुए हैं। कोनोनिकल टैग आपने यूज किया हुआ है, ये भी ठीक है। हेडर का भी ओके है, SSL भी ओके है, HTTPS रिडायरेक्ट भी हो रहा है, ओके है। रिपोर्ट भी वो कहता है ओके है, साइट मैप भी ओके है, एनालिटिक्स भी ओके है, स्कीमा भी ओके है। ये देखें, अब कितनी सारी चीजें आपको मैनुअली चेक करने की भी जरूरत नहीं है। मैंने मैनुअली भी आपको बता दिया ऑन पेज का, लेकिन आप सिंगल क्लिक से काम अपना मजीद स्पीड अप कर सकते हैं। उसके बाद रैंकिंग उसने बताई है कि बहुत सारे, यानी कि वो कहते हैं इंडिया में आपके ये कीवर्ड पहले पेज चौथे नंबर पर रैंक हुए हैं, पाकिस्तान में ये कीवर्ड पहले पेज दूसरे नंबर पर रैंक हुए हैं, ठीक है। ओके फाइन जी, फिलहाल हम ये चीज चेक नहीं कर रहे। मंथली ट्रैफिक वो बता रहा है कि जो आपके साइट पे तकरीबन 35,000 मंथली ट्रैफिक भी है गूगल से। ओके फाइन, गुड इनफ फिलहाल। और ये फिर पोजीशंस भी बता रहा है, ओके, लिंक्स भी बता रहा है। ओके, ये यूजेबिलिटी टेस्ट भी उसने ये देखें करके बता दिया, मोबाइल का, टैबलेट का, वो भी इसकी नज़र में ओके हैं, ओके है जी। पेज स्पीड इनसाइड भी इसने करके दिखा दिया, 98% है, गुड इनफ, ठीक है। लैब टेस्ट भी, अब ये पेज स्पीड इनसाइड डेस्कटॉप का वो कहता है 100/100 है, गुड इनफ, ठीक है। फ्लैश, ये देखें जो मैं कह रहा था ना फ्लैश यूज, वो कहता है नो फ्लैश कंटेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड ऑन योर वेबसाइट, करेक्ट। अब आपने क्या करना है, यहाँ से पता चल गया, यहाँ पे जाएं और सिंपल, यहाँ कहाँ था वो फ्लैश वाला, ये फ्लैश इन वेबसाइट, करेक्ट, नॉट यूज, ठीक है, बस ये लिख देना। उसके बाद फिर आई फ्रेम यूज, वो कहता है जी नहीं यूज किया हुआ, आपको मैनुअली भी चेक करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट, क्योंकि नॉट यूज, नहीं यूज हुआ ना, हमने यूज करना भी नहीं है। फिर फेविकॉन यूज हुआ है, ठीक है, वो हमें देख के नजर आ रहा है। ईमेल प्राइवेसी लगी हुई है, ओके फाइन। ठीक है, लेजिबल फॉन्ट साइज, इसका उसने एरर निकाला है कि देयर इज सम टेक्स्ट ऑन योर पेज दैट इज स्मॉल एंड मे नॉट बी लेजिबल इनफ। अब वो ये कह रहा है यूजर एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहता है कि कुछ टेक्स्ट ऐसा है जो काफी छोटे साइज में लिखा हुआ है, ठीक है, 10px 11px। अब बेसिकली ये कहता है 12px पर आपका साइज होना चाहिए। लेकिन ये चीजें भी देखने वाली हैं कि अगर आप मैनुअली जाके देखें तो ये वेबसाइट में कोई भी टेक्स्ट इतना छोटा नहीं है जो रीड करने में मसला हो, ठीक है, ये रीजनेबल है सारी चीजें, ठीक है। अगर कहीं हमने 10x या 11x शो किया तो हो सकता है मैंने इसके लिए शो किया हो सकता है ऑनलाइन यूजर शो करने के लिए, भाई वो टेक्स्ट मेरा वैसे भी एक टारगेट एरिया है ही नहीं, तो ये चीज हम मैनुअली भी इसको जाके चेक करते हैं। ओके हो गया। फिर टैप टारगेट साइजिंग, चलें जी, ये चीजें भी आपकी ओके हो गई। अब मजीद हम आगे देखते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट में। पेज स्पीड इसके लिए ओके, उसने ये सारी चीजें निकाल के दे दी, ओके ओके ओके। अब ये देखें नंबर ऑफ रिसोर्सेज, अब वो ये कह रहा है कि भाई आपने नंबर ऑफ HTML पेजेस 2 इसमें यूज किए हुए हैं, 5 GS के रिसोर्सेज हैं टोटल पूरी वेबसाइट में, 2 CSS हैं, 18 इमेजेस हैं, 4 अदर रिसोर्सेज हैं। अब वो कहता है जी AMP इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, ये देखें ये क्रॉस कर दिया उसने, कह दिया AMP नहीं एग्जिस्ट करता, ओके जी। अब जावास्क्रिप्ट एरर नहीं है जी, ओके है जी। gzip कंप्रेशन ओके है जी, एनेबल्ड है। ये देखें ये जो कंप्रेशन वाला था ना, मैंने एक पॉइंट छोड़ा, मैंने कहा था ये रहा gzip कंप्रेशन, करेक्ट, क्योंकि इनेबल्ड है, ठीक है, वो यहां से हमें पता चल गया इनेबल्ड है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन इनेबल्ड है। मिनीफाइड हुई है CSS या नहीं, आपको मैनुअली भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये बता रहा है कि आपकी JS और CSS की तमाम फाइलें मिनीफाइड है। तो आपको ये चीज भी आपको पता चल जाएगी, जो मिनीफाई वाला इशू था ना, अगर आप मैनुअली नहीं चेक करना आता तो आप यहाँ से जाके ये देखें इस टूल से गए और JS और CSS मिनीफाइड हमें यहाँ से पता चल गया। फिर डेप्रिकेटेड HTML के कोई ऐसी HTML तो नहीं जो एरर हो, नहीं है भाई। अब देखें इनलाइन CSS का हमने एरर निकाला था, याद है, वो एरर इसने भी निकाल दिया, वो हमने यहाँ लिखा भी हुआ था इनलाइन CSS रॉन्ग 1 एरर, एक टैग हमने यूज किया था, वो इसने भी निकाल के दे दिया और वो उसकी डिटेल भी दे रहा है। देखें वही चीज निकाल के दिया जो हमने निकाली थी पहले, तो कितना आसान कर दिया इसने ऑडिट करना हमारा मजीद। फिर उसके बाद सोशल रिजल्ट्स के बारे में ये जा रहा है, वो अभी हम नहीं उसको स्टडी करना चाहते। और चलें जी, जो अभी तक हमने डिस्कस किया स्टडी किया है वो यहाँ तक हमारा ऑडिट कंप्लीट हो गया, टेक्निकल ऑडिट। अब टेक्निकल ऑडिट में कोई चीज रह तो नहीं गई, हमने ये सारी चीजें
जो चीजें रह गई थी वो इस टूल में से जाकर कंप्लीट कर ली। इसी तरह हम एक टूल इसमें भी कर सकते हैं। अगर हम इसको, ये पता नहीं इसने ये क्या बेवकूफ़ी की हुई है, ऑडिट करके उसको लॉक कर दिया। चलें खैर, हम नहीं करना चाहते। अब कोई और वेबसाइट भी इस तरह की खोल सकते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल नील पटेल की साइट से जाके कर सकते हैं, साइट चेकर डॉट प्रो से जाके कर सकते हैं। आप कोई भी दो वेबसाइट से जाके चेक कर लें, एक पे आप रिलाई ना करें। एक तो यही यूज कर लें, एसईओ पिट ऑप्टाइमर, एसई ऑप्टाइमर यूज कर लें। एक आप ये वाली वेबसाइट यहाँ भी जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। इससे मजीद अगर कोई एक आधा पॉइंट उधर रह गया तो निकल आएगा। ठीक है, इसने तो चेक ही नहीं किया, वो कहता है जी ट्रायल लें जी, वेरी गुड। ठीक है, ये भी छोड़ दें जी। ठीक है, आप कोई और वेबसाइट, कोई एक आधी और आपको काफी सारे मिल जाएंगी। अच्छा, इसके साथ अभी एक पेड साइट्स का भी मैंने आपको बताना है, तो उस पर भी हम शिफ्ट होते हैं। चलें जी, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ तक ये भी हो गया टेक्निकल। अब देखें, यूआरएल का ऑडिट करना सीख लिया, मेटा का ऑडिट करना सीख लिया, कंटेंट रिटर्न का ऑडिट करना सीख लिया, इमेज का ऑडिट करना सीख लिया, टेक्निकल एसईओ का कंप्लीट ऑडिट हमने कर लिया। अब बैकलिंक प्रोफाइल, लोकल एसईओ, जर्नल, ये चीजें अब हम इसके लिए एक और टूल यूज करते हैं, उबर सजेस्ट। ठीक है, आपको उबर सजेस्ट मैंने रिकमेंड किया था डे वन कि आप उबर सजेस्ट को यूज करें, उससे आपको बहुत सारी चीजें मजे की सीखने को मिलती हैं। ठीक है, अब मैं उबर सजेस्ट को ओपन करता हूँ आपके सामने। यहाँ पे हम एक लाइव ऑडिट भी करते हैं पेड टूल के थ्रू भी, तो वो चीजें भी हम अपने ऑडिट रिपोर्ट में यूज करेंगे। मीनवाइल अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं इस पे को ऑडिट पे लगा दूं। आप में से अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें। मैं इसको ऑडिट पे लगाकर फिर आप लोगों के पास आ जाऊंगा, ताकि ये इतने ऑडिट करेगा, इतने मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करता रहूंगा। या तो उनकी वेबसाइट स्लो हो गई है या मेरा नेट स्लो हो गया है। चलें, ये ओपन हो रहा है, इतने आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलें, ये लॉगिन हो गया है। अब मैं जाता हूँ इसके साइट ऑडिट में। यहाँ पर जाकर मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा साइट ऑडिट में जाके, bgapps.com डोमेन सर्च। अब ये, अब वो कहते हैं मेरे पास 5 अगस्त का ऑडिट हुआ पड़ा है, कल की डेट में ऑडिट किया हुआ है। मैं ऐसे कहता हूँ रिकराल करें, ये दोबारा ऑडिट करें। चलें जी, ये ऑडिट कर रहा है। मीनवाइल आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी, आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस मीनवाइल। ओके जी। सर, इंस्पेक्ट करके रिस्पॉन्सिव का टैब कहाँ शो होता है? जब इंस्पेक्ट करते हैं ना तो सबसे ऊपर वो ड्रॉप डाउन शो हो जाता है ना। जैसे यहाँ ये देखें, इस पे राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, तो ये देखें ये चीज नजर आ रही है ना। यहाँ पे ये देखें, ये ऊपर आ रहा है रिस्पॉन्सिव। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ये ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव सिलेक्ट हुआ हुआ है। ये अगर कोई मोबाइल होता तो वो इस तरह आता, तो फिर मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करता, रिस्पॉन्सिव करके मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ, यहाँ से पकड़ूं और ये देखें यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग करके बना सकता हूँ। उसके बाद जब भी आपने इसे छोड़ना है तो एक दफा रिफ्रेश लाजमी कर लेना, ताकि चीजों का पता चल जाए। ठीक है, ओके, ये चीज समझ लग गई आपको। उसके बाद है जी, सर एएमपी वेबसाइट को स्लो करता क्या, ये बात ठीक है? सर एएमपी वेबसाइट्स को स्लो करता है? नहीं भाई, स्पीड अप करता है, तेज करता है, स्लो नहीं करता। ठीक है, अपोजिट है। व्हाट इज आई फ्रेम? आई फ्रेम कहते हैं अगर हमने कोई वेबसाइट, एक वेबसाइट के अंदर कोई दूसरी वेबसाइट एम्बेड करनी हो, जैसे अपनी वेबसाइट में हम यूट्यूब की कोई वीडियो एम्बेड करना चाहते हैं तो वो आई फ्रेम के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है,
तो आई फ्रेम नॉर्मली गूगल रिकमेंड नहीं करता, उससे वेबसाइट स्लो हो जाती है आई फ्रेम से। ठीक है सर जी, आई फ्रेम हर वेबसाइट के लिए जरूरी तो नहीं है, नहीं 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 होता भाई, जरूरी नहीं होता। ठीक है, आप एम्बेड भी कर सकते हैं बगैर आई फ्रेम यूज किए, बगैर आई फ्रेम यूज के भी एम्बेड हो सकता है। अब हमारे ब्लॉग में जितनी भी यूट्यूब या दूसरी चीजों की एम्बेडिंग होती है वो बगैर आई फ्रेम की होती है। हम आई फ्रेम नहीं जनरेट करते और बगैर आई फ्रेम के एम्बेडिंग कर लेते हैं कोडिंग के थ्रू। ऐसे तो सर बहुत से क्लाइंट ऑनलाइन एसईओ ऑडिट कर लेते होंगे, उन्हें तो फ्रीलांस से ऑडिट करवाने की जरूरत। भाई ऑनलाइन ऑडिट में चीजें पूरी डिटेल में नहीं मिलती ना, ये तो फ्री वाले ऑडिट में तो चंद एक चीजें हैं। ठीक है, और वो भी जो ऑटोमेट हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो मैनुअली ही चेक करनी पड़ेंगी। जैसे ऑन पेज की कितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, क्या ये ऑटोमेट हो सकती हैं? ये HTTP की, WW की, ट्रेलिंग स्लैश को चेक करना है, इंडेक्स को चेक करना है, हाई कब वर्ड चेक करना है, कैपिटलाइजेशन चेक करनी है, स्पेशल कैरेक्टर चेक करने हैं, इसकी लेंथ चेक करनी है, कीवर्ड रीच है या नहीं है, यूआरएल स्ट्रक्चर चेक करना है। ये कहाँ से आपको सॉफ्टवेयर में मिलेंगे? ये मैनुअल चेकिंग है। तो भाई ये लोग यूज करते हैं और बहुत यूज करते हैं। ठीक है जी, ओके। फ्लैश कंटेंट क्या होता है? फ्लैश बेसिकली ना पहले जमा कुछ अर्सा पहले ना एडोब फ्लैश में वेबसाइट्स बनती होती थी, उनके हेडर पे फ्लैश चल रही होती थी और कुछ इस तरह का कंटेंट होता, तो वो बहुत हैवी कंटेंट है, वो नॉर्मली ऑब्सोलीट हो गया, ये समझ लें वो दुनिया से ही खत्म हो गया। ये ऐसी बात है, अगर आज का बच्चा ये कहे कि जी नोकिया 1100 क्या होता था, बटनों वाला कौन सा फोन होता है, अब उसने कभी देखे ही ना तो उसे क्या पता, उसके लिए समझाना भी मुश्किल है। लेकिन ये चीज अब ये समझ लें कि तकरीबन खत्म हो गई है। बस आपने ये चेक करना है उसमें फ्लैश है या नहीं है। जी जिप कंप्रेशन क्या होता है? ये भी एक चीज होती है कि हम बेसिकली अपने कंटेंट अपनी कोडिंग को ना कंप्रेस कर लेते हैं, डाटा को कंप्रेस करके भेजते हैं ताकि साइज रिड्यूस हो जाए उसका। जैसे हम इमेज को कंप्रेशन करते हैं ना, इसी तरह जी जिप कंप्रेशन है। ठीक है, वो एनेबल होनी चाहिए, जैसे हमने देखा था हमारी वेबसाइट पर वो ऑलरेडी एनेबल्ड है, लगी हुई है। समझ लगी। बिंग सर्च इंजन में भी अपनी वेबसाइट का ऑडिट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिंग सर्च इंजन में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि बिंग में ट्रैफिक बहुत कम आती है तो हम गूगल को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन बिंग में भी आप कर सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन माइक पे हो है रिपोर्ट, अच्छा चले माइक पे मैं आपको बाद में लेता हूँ, इतने वो ऑडिट हो गए, इसको भी हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। चलें जी, देखिए मैंने इसका ऑडिट किया अपनी वेबसाइट का उबर सजेस्ट के थ्रू। अब उसके अकॉर्डिंगली 78 इसका स्कोर है। हम डायरेक्ट जंप करते हैं इश्यूज के ऊपर। ये देखें उसने कुछ इश्यूज निकाल रखे हैं हमारे लिए, सी ऑल एसईओ ऑडिट इश्यूज पे हम जाते हैं। अब ये देखें, अब वो ये कहता है कि जी आपके 4 पेजेस ऐसे हैं जिनमें वर्ड काउंट बहुत कम है। भाई मैं देखता हूँ कि कौन से, मैं व्यू डिटेल में जाता हूँ तो मुझे पता चलता है जॉब अपॉर्चुनिटी, यस वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि मैंने जॉब अपॉर्चुनिटी में कंटेंट बहुत कम लिखा हुआ है। आस्क मी, इसमें तो वैसे ही भाई कॉन्टैक्ट अस में कौन सा आप कंटेंट लिखोगे, ये तो वैसे ही 150 कैरेक्टर सॉरी 150 वर्ड्स लिखे हैं, मोर देन इनफ। आवर वर्क्स, यस ये अभी मैंने नहीं डाला, ये मुझे डालना चाहिए था। वेबसाइट डेवलपमेंट गाइड, यस ये गाइड भी अभी तक वीक है मेरी ना, ये मैंने अभी डाटा नहीं इसमें डाला। तो देखें इससे मुझे ये पता चल गया कि भाई मेरी वेबसाइट में कहाँ कहाँ पे कमियां हैं कंटेंट के पॉइंट वैसे कि कंटेंट कहाँ मैंने कम डाला हुआ है। तो ये चीज मैं यहाँ से जाकर चेक कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब मैं जाऊँ दोबारा एसईओ इश्यूज में। अब मैं दूसरा देखता हूँ क्या कहते हैं, वो कहते हैं 4 पेज ऐसे हैं जो सर्च इंजन ने ब्लॉक कर दिए हैं। भाई क्यों ब्लॉक किए हैं देखते हैं, कहीं हमने खुद तो नहीं ब्लॉक किए। रजिस्टर पेज, यस दिस इज रॉन्ग। वो कहता है ब्लॉक्ड मेटा रोबोट मेटा टैग के थ्रू ब्लॉक हुए हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब रजिस्टर में ब्लॉक का मेटा टैग लगा हुआ है। कंट्रोल यू, कंट्रोल एफ, रोबोट, यस ये देखें, ये एक मिस्टेक है जो मुझे मिल गई। अब ये देखें इसने रोबोट के मेटा टैग में नो फॉलो नो इंडेक्स लिखा हुआ है कि भाई इसे इंडेक्स ही नहीं करना, जबकि रजिस्टर वाला पेज तो इंडेक्स होना चाहिए ना मेरा, कि ताकि अगर गूगल से कोई डायरेक्ट जाके लिंक लिखता है डीजी एप्स रजिस्टर तो वो रजिस्टर पेज ओपन हो जाए। तो ये एक वैलिड मिस्टेक है, लेकिन ये बाकी के 2 पेज जो हैं ये वैलिड हैं, यानी पेज 1 पेज 2। वो कहता है ये आपने रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल से
ब्लॉक किए हैं, ये मैंने खुद ब्लॉक किया ना, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट कंटेंट है। और ये चीज मैंने बड़े डिटेल में आपको लेक्चर दिया था robot.txt में कि ये मैं क्यों ब्लॉक कर रहा हूँ और कैसे ब्लॉक कर रहा हूँ और उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो ये चीज समझ लग गई। लेकिन इससे हमें ये चीज पता चल जाएगी कि हमारी कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ पर नहीं है। फिर हम जाते हैं एसईओ इश्यूज में, नेक्स्ट इशू देखते हैं। वो कहता है भाई आपकी वेबसाइट में 10 पेजेस ऐसे हैं जिसमें H1 हेडिंग ही नहीं यूज हुई। वेरी गुड। अच्छा हाँ, बॉक्स 6 में नहीं यूज हुई, अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटी वर्क। हाँ, ये सारे वो पेज हैं जिनके ऊपर मैंने किसी पे भी अभी काम नहीं किया, लेकिन ये बिल्कुल सही वैलिड इश्यूज है। मेरा H1 टैग होना लाजमी है। और ये मजे की बात ये है कि ये 2 मिनट का काम है। अगर मैं इसे फिक्स करना चाहूँ अभी बैठ के फिक्स कर सकता हूँ। किसी भी वर्ड को, इंपॉर्टेंट वर्ड को मैं H1 टैग लगा दूं, ये फिक्स हो जाएंगे। फिर वो कहता है 2 पेज ऐसे हैं जो 4x का एरर दे रहे हैं। दोबारा देखते हैं कौन से 2 पेज हैं जी। अच्छा, एक तो 404 का, ये तो होता ही एरर पेज है। ये कौन सा आ गया है, रिस्पॉन्स कोड 403, ये कौन सा पेज आ गया, ये फॉरबिडन। अच्छा, ये किसी ने पूरा पैरा ही लिख रखा है उसके अंदर ना, लेकिन ये हमने ब्लॉक किए हुए हैं इस तरह के पेजेस। ठीक है, ओके है ये। अच्छा, उसके बाद फिर दोबारा हम जाते हैं एसईओ इश्यूज की लिस्ट में। हम देखते हैं कि जी वो कहता है भाई 9 पेज ऐसे हैं जिसका मेटा टाइटल टैग बहुत लेंथी है। जाएं और देखें कि क्यों लेंथी है भाई। हाँ, ये पेज लगे हुए हैं, ये इतने लेंथी नहीं है। अब देखें, ये टूल का मिस्टेक है। अब टूल ने ना कोई एक लिमिट लगाई होगी, देखते हैं कहाँ पे लिमिट लगाई है। टाइटल टैग, यहाँ पर जाएंगे 65 पे। अब वो कहता है जी 65 कैरेक्टर होने चाहिए। अब उसने इसे हार्ड एंड फास्ट रूल बना लिया कि अगर मेरे किसी टाइटल का करेक्टर 66 भी हो जाएंगे ना, उसको भी ये एरर नकार है। लेकिन ये एरर नहीं है। अब मैं यहाँ पे अगर मैनुअली जाके देखता हूँ तो भाई ये रीजनेबल कंटेंट लिखा हुआ, इट्स ओके फाइन, ये मैं इसको एरर काउंट नहीं करता। ठीक है, दोबारा ऐसे इश्यूज में जाता हूँ। तो वो कहते हैं एक पेज ऐसा है जिसका मेटा टाइटल टैग बहुत शॉर्ट है। देखते हैं जी वो कौन सा है। बॉक्स 6, हाँ सिर्फ यही, ये देखें 6-7 करेक्टर लिखा हूँ, ये वैलिड पॉइंट है। ये उसने बिल्कुल सही एरर निकाला है। ओके, फिर उसने कहा जी 3 पेज ऐसे हैं जो प्योरली फॉर्मेटेड हैं एसईओ यूआरएल के अकॉर्डिंगली। उसका यूआरएल जो है वो एसईओ फ्रेंडली नहीं है। आस्क मी अबाउट अस, भाई अब आस्क मी में मैं कोई कीवर्ड तो यूज नहीं कर सकता ना। वो कहता कीवर्ड नहीं डाला हुआ। भाई आस्क मी तो वैसे ही अबाउट, वो एक कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, उसमें तो कीवर्ड होता भी नहीं है। अबाउट अस भी अबाउट अस ही रखूंगा, इसमें भी कीवर्ड नहीं होगा। अर्निंग गाइड भी ये कीवर्ड ही अर्निंग गाइड मेरा। ओके फाइन, ये ठीक है, ये कोई एरर नहीं है। क्योंकि मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकता ना किसी भी टूल के ऊपर, हालांकि ये पेड। अच्छा, अब इसमें और मजे की चीजें जो मुझे मिल रही हैं वो ये है कि ये वो चीजें हैं जो आपके एरर नहीं है। अब यहां से मुझे पता चल जाएगा साइट मैप बिल्कुल ठीक है जी, एसएसएल ठीक है, डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है, डुप्लीकेट टाइटल नहीं है, लॉन्ग टाइम नहीं ले रहा, लोडिंग टाइम ज्यादा नहीं ले रहा कोई भी पेज। ओके, कोई भी ऐसा नहीं मोर देन 1 पेज 1 टाइटल टैग, कहीं ऐसा तो नहीं है एक ही पेज पे एक से ज्यादा टाइटल टैग लगे हों, ऐसा भी नहीं है। कोई ऐसा तो नहीं जिसमें टाइटल टैग ही ना लगा हो, ऐसा भी नहीं है। कंटेंट कंप्रेशन एनेबल्ड है, ओके जी। मल्टीपल मेटा डिस्क्रिप्शन तो नहीं है, ओके है जी, नहीं है। ब्रोकन लिंक कोई भी नहीं है मेरा, कोई ऐसा पेज नहीं है जो विदाउट मेटा डिस्क्रिप्शन हो, ओके है जी। यूआरएल बहुत लेंथी नहीं है। एसएसएल ओके है जी, एक्सपायर नहीं होने वाला। डॉक टाइप डिक्लेयर्ड है, बिल्कुल डिक्लेयर्ड है जी। करेक्टर इनकोडिंग डिक्लेयर्ड है जी, डिक्लेयर्ड है कोडिंग के अंदर, ओके जी। टेम्परेरी रिडायरेक्ट्स तो नहीं लगे हुए, नहीं लगे हुए। ये देखें, ये डायरेक्ट हमें बहुत सारा डाटा मिल जाता है। इसको फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में लिख लिया जो एरर्स है ना। और ये देखें, जिस क्लाइंट के मैंने की उसके प्योरली फॉर्मेटेड 8 लिंक थे। अब लो काउंट 113 पेजेस थे। अब 250 पेज ऐसे थे जिसमें मेटा डिस्क्रिप्शन ही डुप्लीकेट थे, कॉपी पेस्ट थे। ठीक है, अब 628 पेज ऐसे थे जो ब्रोकन लिंक थे उसके। अब 1509 पेज ऐसे थे जिसका 4xx का एरर आ रहा था। 628 पेज ऐसे थे जिसमें कंप्रेशन अनेबल नहीं हुई थी। तो ये देखें, ये वो डाटा है जो मैंने उबर सजेस्ट से जाके निकाल लिया। ठीक हो गया। तो ये इसी तरह मैनुअल में कुछ जनरल चीजें भी है। आप ये देख सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं इसके, गूगल ने कितने इंडेक्स किए। अब गूगल ने कितने इंडेक्स किए ये देखना हो तो आप google.com पे जाएंगे, वहां पे सर्च कमांड लगाएं साइट कॉलन dgapps.com।
अब ये मुझे बता देगा भाई टोटल 29 पेज इंडेक्स हुए हैं गूगल में इसके। अब इसी तरह किसी और वेबसाइट का देखना, फॉर एग्जांपल द्रास का देखते हैं जी, द्रास.pk। अब द्रास.pk के भाई 42,10,000 लिंक इंडेक्स हुए हैं। अब ये चीज आपको देखना जरूरी है, जितने कम लिंक होंगे उतना इजीली आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, रैंक कर सकते, वो सॉरी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ना, कम टाइम लगेगा। अगर ये अब दराज की ऑप्टिमाइजेशन पे लग जाए तो ये 42 लाख लिंक है, तो इन पे ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये चीजें आप जनरल में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टोटल गूगल इंडेक्स कितने हैं जी, इंडेक्स्ड इन गूगल पेजेस फॉर एग्जांपल 29 है। अच्छा, गूगल इंडेक्स्ड वर्जन्स कितने हैं, ये अब मुझे यहाँ से भी पता चल जाता है कि भाई इसमें मल्टीपल वर्जन्स तो नहीं इंडेक्स कर रखे। इसके लिए मैं जाता हूँ dgapps.com पे, तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है भाई यही एक वर्जन इंडेक्स हुआ है। अच्छा, ये भी एक एरर है बेसिकली, ये मैंने सेट नहीं किया, तो ये यहाँ से मुझे ये भी पता चल जाता है। इसी तरह बिंग का मुझे पता चल जाता है। इसी तरह कीवर्ड रिसर्च का मुझे पता चल जाता है, अगर कंटेंट कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड है तो इसका कीवर्ड रिसर्च हुई, अदरवाइज नहीं हुई। इसी तरह फिर सोशल मीडिया अकाउंट का, अब देखें अगेन उसी तरह एक मैंने, यस, ये वाला मैं दोबारा ओपन करता हूँ। अच्छा, ये भी बंद हो गई। इसमें नीचे वो उसने सोशल मीडिया के वो आपको बताए हुए थे ना कि इसमें क्या क्या चीजें यूज हुई हैं, क्या क्या चीजें यूज नहीं हुई, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। बाकी ये चीज आप मैनुअली भी देख सकते हैं भाई। क्या सिंपल, मैं अपनी होम पेज पे जाऊं अपनी वेबसाइट के, देखें dgapps.com ओपन करता हूं और जाके ये देखता हूं, फुटर में चला जाता हूं जहां पे सोशल मीडिया के लिंक, फेसबुक का लिंक दिया हुआ है। ओके जी, क्लिक करता हूं, ओपन होता है, बिल्कुल ओपन हो रहा है जी, ये डिजिटल एप्लीकेशन का पेज लगा हुआ है। ट्विटर ओपन हो रहा है, इंस्टाग्राम दिया हुआ है, लिंक्डइन दिया हुआ है, यूट्यूब, अब ये देखें यूट्यूब का मैंने आइकॉन दिया हुआ है लेकिन उधर लिंक नहीं लगा हुआ। ठीक है, अब ये देखें ये ओपन हो रहा है, बाकी सारे ओपन हो रहे हैं जी। ठीक है, लेकिन ये देखें यूट्यूब की जगह पे ये वेबसाइट ही ओपन हो गई। तो अब मैं क्या करूंगा, फेसबुक करेक्ट, ट्विटर करेक्ट, इंस्टाग्राम करेक्ट, पिंटरेस्ट रॉन्ग क्योंकि नॉट सेटअप, सेटअप ही नहीं किया हुआ, यूट्यूब रॉन्ग, नॉट कनेक्टेड, कनेक्ट नहीं कर रखा आपने, लिंक्डइन करेक्ट, सेटअप हुआ। ठीक है जी, इतनी सी देर ये भी मुझे पता चल गया बस। इसी तरह एफ बी पिक्सल मैं देख लूंगा, एफ बी पिक्सल लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, ये सारी चीजें, ये टोटल मेरा बेसिकली क्या है, एसईओ ऑडिट हो गया। ऑन पेज का इसमें यूआरएल ऑडिट, मेटा ऑडिट, कंटेंट ऑडिट, इमेज ऑडिट, टेक्निकल एसईओ का ऑडिट, सोशल मीडिया का ऑडिट, जर्नल चीजें भी आ गई, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आ गई। अब इसमें एक चीज रह गई है बस, वो है बैकलिंक का ऑडिट। अब ये चीज मुझे देखनी है, इसके लिए भी मैं अगेन यहाँ पे ही जाऊंगा, जाता हूं जी अपने ऑडिट में, साइट ऑडिट ओवरव्यू में, यहाँ पे जाऊंगा मैं बैकलिंक्स में, बैकलिंक पर क्लिक करता हूँ, सॉरी, बैकलिंक में जाकर मैं देखूंगा टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक कितने हैं जी। अब ये देखता हूँ जी, टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक है 1085। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ स्टेटस नहीं, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1085, उसमें डू फॉलो बैकलिंक कितने हैं जी, वो मुझे पता चला 228 इसमें नहीं है। अब मैं माइनस कर दूं 228, तो वो मेरा -228, यानी कि 875 इसमें डू फॉलो बैकलिंक है। ओके जी, रेफरिंग डोमेन कितनी है जी। अच्छा, अब इसमें ना ये थोड़ा सा मुझे अभी मजीद इसे बढ़ाना ही, अब इसमें ना मैंने बहुत कम डाटा लिखा हुआ है, इसमें अभी मैंने डीए को भी डालना है, रेफरिंग डोमेन्स को भी डालना है, वो मैंने नहीं डाली हुई। चले मैं यहाँ पे फिलहाल लिख लेता हूँ, ये बाद में मैंने इसमें डीए भी डालूंगा और डीज भी डालूंगा, रेफरिंग डोमेन कितनी है। फिर उसके बाद अब बैकलिंक में जब मैं जाता हूँ तो मुझे ये चीज़ पता चलती है भाई, इसका यहाँ से फिल्टर निकालते हैं जी। अब मैं सिर्फ फॉलो बैकलिंक को एनालाइज करता हूँ, अभी ये लोड हो रहा है, लोड हो जाए मैं आपको ये भी एनालाइज करके दिखाता हूँ।
अब मैं ये देखूंगा जो मैंने बैकलिंक लिया उनमें से कितने बैकलिंक हाई अथॉरिटी हैं जिसका डीए 30+ है, और कितने स्पैमी बैकलिंक है जिनका स्पैम स्कोर 50+ है। ये अब थोड़ा सा टाइम लेगा फाइल जनरेट करने में, ये डाटा कलेक्ट कर रहा है। मीनवाइल अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ लें, इतने ये हो रहा है। ओके सर, मेरा क्वेश्चन, अच्छा इंडेक्स्ड वर्जन मीन, यानी कि इंडेक्स वर्जन यही है कि जैसे ये देखे ना, ये यूआरएल के वर्जन बन रहे थे ना 4, अब इनमें से कौन कौन सा वर्जन इंडेक्स है? एक ही वर्जन इंडेक्स किया हुआ है कि ऐसा तो नहीं है दो या दो से ज्यादा वर्जन इंडेक्स कर लिया? ठीक है, समझ लगी सर। ये ऑर्डर वाली फाइल मिल सकते हैं? नहीं बच्चे, ये ऑर्डर वाली फाइल मैं नहीं दूंगा, लेकिन ये वीडियो के अंदर आपके सामने नजर आ रही है। आप वीडियो सुने, कॉपी पेंसिल अपने पास रखें, ये 1 बाय 1 पॉइंट सारे लिखते जाएं और इस तरह जाकर अपनी फाइल बना लें। ठीक है, खुद भी कुछ मेहनत करना सीख लो, लकीर के फकीर नहीं बनना। ठीक है, चलें जी। ये अब लोड होने में इतना टाइम क्यों ले रहा है? एक मिनट, चलो मैं इसको दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। मीनवाइल अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। मुझसे कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे पहले, वो अब दोबारा पूछ सकते हैं, मैंने उनका आंसर नहीं किया था। तो इतने ये वाली चीज लोड हो रही है, तो मीनवाइल आपके जो क्वेश्चन है वो पूछते जाएं। हाँ, ये अब लोड हो गई है। ये फॉलो वाले क्लिक किए। अब यहाँ पे जाके मैं इस पे फिल्टर अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, ये इधर पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी, ये जो डोमेन अथॉरिटी ज्यादा है वो ऊपर ले आता हूँ मैं। अब ये सारे डू फॉलो हैं, देखें। अब यहाँ से काउंट कर लें, ये बहुत कम होंगे 30 से प्लस वाले ना। ये देखें, ये यहाँ से पता चल गया 30 एंड अब देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यानी कि जो अच्छे इसमें, अच्छा अभी ये ना इन डिटेल नहीं है ऑफ पेज का, ये मैं आपको ना बाद में इन डिटेल ऑडिट करना भी सिखाऊंगा। 21 ये हो गए। अब देखना स्पैमी स्कोर कितना है जिसका, इसको ऑडिट लगा लें। ये देखें, अब ये रेड वाले गिन लें 50 से अबव। ठीक है, ये काउंट कर लें यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी हैं। ठीक है, ये तकरीबन एक फॉर एग्जांपल एस्टिमेटेड बता रहा हूँ कि जी ये 23 हैं, तो इसका मतलब 23 इसमें बैकलिंक अभी ऐसे हैं जो अच्छे नहीं है, ये हमें डिस वो कर देने चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें भी हमने देखनी है। अच्छा, ये ऑफ पेज के लिए ना उबर सजेस्ट इतना अच्छा टूल नहीं है ऑफ पेज एनालिसिस के लिए ना, वो Ahref अच्छा टूल है। तो वो Ahref अगर मेरे पास जिस दिन होगा तो वो मैं Ahref से आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा ऑफ पेज का, वो ज्यादा बेहतर है। क्लियर होगी ये चीज? यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। मेरी तरफ से एसईओ ऑडिट कंप्लीट हो गया। एक कल वाला लेक्चर जो पिछला हो चुका है और एक आज वाला लेक्चर, अगर ये दो लेक्चर आप अच्छी तरह से समझ के प्रैक्टिस कर लें तो आई एम श्योर आपके डायरेक्ट इनकम स्टार्ट हो सकती है। फ्रीलांसर पर जाएं, फाइवर पे जाएं, डिटेल्ड एसईओ ऑडिट ऑफर करना शुरू कर दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसी तरह ही रिपोर्ट बना के देनी है। आप एक खूबसूरत सी रिपोर्ट बनाए एमएस वर्ड पर, वहां पे एमएस वर्ड में जब भी किसी को देना है तो उसका पीडीएफ जनरेट करके उसे सेंड कर दें, और हर एक की आप डिटेल भी लिख दें, 2 2 3 3 वर्ड कि एसएसएल क्या है, क्यों जरूरी है, और इसके लिए कितनी डिफिकल्टी लेवल है, एचटीटीपी टू एचटीटीपीएस क्या है, क्यों है, इसके फायदे नुकसान क्या है। ये चीजें एक दफा आप रिपोर्ट बना लें, हो सकता है आपके 2 3 4 दिन लग जाए एक दफा रिपोर्ट फॉर्मेट अच्छा सा बनाने में, लेकिन उसके बाद आपको शायद हार्डली 1 घंटा भी नहीं लगेगा और पूरी की पूरी वेबसाइट की रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी आपकी। क्लियर होगी ये चीज? ओके जी। सर उबर सजेस्ट पे टूल है, अगर हमारे पास पे टूल ना हो तो यही वाला पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं? भाई कुछ चीजें पे टूल के ऊपर भी छोड़ दो, मैनुअली भी आप चेक कर सकते हैं। उबर सजेस्ट का फ्री वर्जन भी यूज कर सकते हैं, Ahref का फ्री वर्जन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो डाटा आपको पूरा नहीं देगा, ये जहन में रखना। और उबर सजेस्ट का तो मजा ही ये है कि ये भाई ये लाइफ टाइम टूल है, आपको मंथली पे करने की जरूरत नहीं है। $120 दो, पूरी जिंदगी के लिए टूल ले दो, एक ही दफा खर्चा है, इतना खर्चा आप अफोर्ड करने की कोशिश करें।
ठीक हो गया। चलें जी, अब माइक पे आना चाहते हैं, 1 मिनट जी, मैं आपका माइक इनेबल कर देता हूँ। आप हैंड रेज करें। कौन है जी? मोहम्मद अलीम। अलीम, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, अब आप खुद को अनम्यूट करके बोल सकते हैं जी। आप फिर म्यूट हो गए हैं। मैंने दोबारा अनम्यूट कर दिया आपको। मीनवाइल अगर कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी अली। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, इतना डिटेल और इतना ऑडिट हमें कहीं भी फ्री में सीखने को नहीं मिलेगा, इसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और सर मेरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन सर। पहला जी, क्वेश्चन तो सर मेरा यह था कि जो क्या ये जरूरी है कि हम लोग कंटेंट से भी अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं? कौन सा कंटेंट से? अगर एक वेबसाइट में पेजेस हैं, उन पेजेस पे कंटेंट आपका कम लगा हुआ है, तो क्या हम उसको रैंक कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है वेबसाइट की कैटेगरी के ऊपर कि किस तरह की वेबसाइट। अब जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है, अब उसमें प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिटेल आप नहीं दे सकते, ठीक है। हो सकता है 100 वर्ड लिख दिए, 200 वर्ड लिख दिए, तो दैट इज मोर देन इनफ। लेकिन अगर वहीं पे कंटेंट है इंफॉर्मेटिव कंटेंट, अब वो आप 200 तो क्या 500 वर्ड से भी रैंक नहीं कर सकते। बेसिकली गूगल ये नहीं देखता कि आपके नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, गूगल ये देखता है कि जो टॉपिक आप कवर करने की कोशिश करें वो टॉपिक क्या आपके कंटेंट में कवर हो गया या नहीं हो गया, बस ये चीज है। समटाइम एक टॉपिक को कवर करने में हमें बस 200-300 वर्ड में भी कवर कर सकते हैं। हो सकता है वही जगह पे कोई एक और टॉपिक हो जिसको कवर करने में हमें 2-3 हजार वर्ड्स लिखने पड़े, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर जी। ओके सर। सेकंड सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। क्वेश्चन के लिए पूछा ये है कि मेरी एक वेबसाइट है, मैंने बनाई थी गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड ना। तो ओके। उसमें सर मैंने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हैं, लाइक बिजनेस, होम और इस तरह 5 से 6 कैटेगरीज हैं। उसके अंदर डिफरेंट पोस्ट हैं, हर कैटेगरी के नीचे ओके। पोस्ट आ रही हैं। तो आपने कहा था कि मतलब कि जो पोस्ट शो हो रही होती हैं और जो इसके अंदर कंटेंट आ रहा था वो सेम होता है, डुप्लीकेट हो रहा था, तो हमें इसे क्या नाम है डोबोस टीएक्सटी फाइल में जाके इसे डिसअलाउ करना होता है, ताकि ये कंटेंट हाँ आपका वो हाँ मतलब कि। तो सर मुझे हाँ। अब ये समझ नहीं आ रही कि जो कैटेगरी में ओपन करता हूँ, जब उस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो यूआरएल बनता है ना, वो कैटेगरी होम आगे पेज जाता है, फिर जैसे ही अगले पेज पे जाता हूँ तो वो कैटेगरी गायब हो जाती है और उसके आगे पेज 2 लिखा रहा होता है। तो मुझे वो समझ नहीं आ रही मैं कैसे इसको डिसअलाउ करूँ। अब जब तक वो आपका यूआरएल मैं देखूंगा नहीं तो मैं आपको गाइड नहीं कर सकता। या तो वो यूआरएल आप सर वो सेंड कर दीजिएगा या सर अभी फेसबुक मैं ग्रुप में अभी और सेंड हैं। अभी सेंड कर दूं आपको, यहीं पे सेंड कर दूं? हाँ करें करें करें, आप मैसेज में सेंड करेंगे। अभी खोल लेता हूँ यहाँ। अगर आपको कोई इश्यू नहीं है कि वो मैं किसी के सामने खोलूँ तो मैं अभी खोल लेता हूँ। नहीं सर, कोई इशू नहीं है सर। 1 मिनट, मैं अभी ओपन कर लेता हूँ। यही वेबसाइट है जी। अब बताएं मैं कहाँ जाऊँ, टेक में चला जाऊँ फॉर एग्जाम्पल? सर कोई भी कैटेगरी हो, बिजनेस बिजनेस ओपन कर लीजिएगा। बिजनेस ओपन कर लूँ, आगे बताएं कहाँ जाऊँ? सर ये देखें अभी क्या नाम है, यहाँ पे कैटेगरी का स्क्रॉल वर्ड डाउन। आ गया। जी सर, आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा सर। सर अभी स्क्रॉल देखें डाउन ये करके पोस्ट जो हो रही है ना। ये पेज तो अच्छा, ये सारे लिंक ना आप वो करें, ब्लॉक करें, ब्लॉक करें जी। जी सर, मैं वही पूछ रहा हूँ, इसका मैं क्या यूआरएल डिसअलाउ में क्या लिखूं? बिजनेस बिजनेस से आगे वाला लिखूं या किस तरह, मतलब नहीं, अब ये कैटेगरी तो मैं देखना है डिसअलाउ नहीं भाई। ना करूंगा? नहीं 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 नहीं, होल्ड होल्ड होल्ड। अच्छा ये अंदर नहीं है। अच्छा ये आपने किस में बनाई, वर्डप्रेस में बनाई हुई है? जी सर, वर्डप्रेस से बनाई हुई है। आपने इसके लिए एसईओ का प्लगइन कौन सा यूज किया हुआ है? सर इस जोस्ट यूज कर रहा हूँ मैं। योस्ट के अंदर एक ऑप्शन होती है साइट के कौन कौन से पेजेस आपके इंडेक्स होने चाहिए, वहां पे वो एक ऑप्शन देगा कैटेगरी की, वो डिसअलाउ कर दे जी बस। सर, आपका ऑटोमेटिकली सारा कुछ सेट हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू हाँ, सो मच सर, मोस्ट थैंक यू मोस्ट ओके, अल्लाह हाफिज। सर। चलें जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ लें। ओके जी, मेरे ख्याल में क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब एक चीज जहन में रखिएगा कि ये जो आदत वाले 2 लेक्चर है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
लेकिन इसकी आपको तब तक समझ नहीं लगेगी जब तक आपने पिछले तमाम एसईओ वाले लेक्चर्स नहीं लिए हुए। सबसे पहले आपने तमाम पिछले एसईओ वाले लेक्चर्स लेने हैं, वो अच्छी तरह समझ के फिर ये एसईओ ऑडिट वाले आपने लेक्चर्स लेने हैं। क्लियर हो गई? कल मैं आपको एक और मजे की चीज बताऊंगा। कल या तो हम नहीं, कल हम पढ़ेंगे क्लाउड फ्लेयर को स्टडी करते हैं, ठीक है, कि SSL कैसे इंस्टॉल करना है, CDN कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारी चीजें ये कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और अगर किसी बच्चे ने अभी तक यूट्यूब का पेज, यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये मेरे यूट्यूब के चैनल का नाम है लर्न टू अर्न विद GA। इसको आप जाकर सब्सक्राइब कर लें और इसका ये जो लिंक है ये अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। उन्हें बताएं कि यहाँ पे आपको फ्री में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी चैनल पर हम एसईओ का पूरा कोर्स करेंगे, इसी चैनल पे हम फ्रीलांसिंग का पूरा कोर्स करेंगे, इसी चैनल पे हम ग्राफिक डिजाइनिंग का पूरा कोर्स करेंगे, इसी चैनल पे अभी नेक्स्ट वीक इंग्लिश का कोर्स शुरू हो जाएगा, 3 महीने का कोर्स, वो भी हम इसी चैनल पे पढ़ेंगे। उसके बाद इसी चैनल पे हम वर्डप्रेस का पूरा कोर्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद भी बहुत सारे नई नई चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी, ठीक है। और साथ में ये वाला जो फेसबुक का ग्रुप है ये भी लाजमी ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो चीज आपको यहाँ चैनल में नहीं समझ लगेगी, कोई इश्यू होगा, तो उसकी डिस्कशन हम यहाँ पे फेसबुक ग्रुप में कर सकते हैं। ये फेसबुक ग्रुप और ये यूट्यूब का चैनल आप लाजमी ज्वाइन कर लें। ठीक हो गया जी? चलें जी, थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।